एक बार जब स्टाफ झाओ के हाथ में था तो आवाज आई और कहा, बूथ कर्मचारी, ये स्वचालित रूप से 0.5 मीटर से 5 मीटर तक छोटा या खींच सकता है। यह अंधेरे वातावरण को भी रोशन कर सकता है और यह मेजबान को अंतरिक्ष की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। झाओ जम गया। उन्होंने सचमुच नहीं सोचा था कि इस स्टाफ का इतना असर होगा। क्या आश्चर्य है। जबकि पहले दो कार्य झाओ के लिए अधिक उपयोगी नहीं थे, वे कुछ न होने से बेहतर थे। कर्मचारियों का आकार बिल्कुल सही था, इसलिए झाओ फिलहाल संतुष्ट था। झाओ ने घूमकर फिर से स्क्रीन की ओर देखा। उसने स्टोव आइकन वाला बटन दबाया और दुकान में खरीदी जा सकने वाली चीजों की एक सूची सामने आ गई। सबसे पहले सबसे साधारण बीज थे। इसके अलावा कुछ बीज भी थे जो मूल रूप से स्थानिक खेत से आए थे। और अंत में कुछ पौधे ऐसे थे जो आक महाद्वीप के थे। स्क्रीन को देखना जारी रखते हुए झाओ को सजावट के लिए एक बटन मिला। उसने सजावट का बटन दबाया और आवास चित्रों की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। निश्चित रूप से प्रत्येक चित्र के नीचे एक अंकित मूल्य था। ऐसा लग रहा था कि इस गेम में उसे अभी भी नया घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। झाओ ने चित्रों को देखा और अंततः वह चित्र ढूंढने में सफल रहा जिसे वह खरीद सकता था। उसने जो खरीदा वह एक छोटा सा विला जैसा घर था जिसमें ऊंची बाड़ और एक कुत्ता घर भी था। इस घर को खरीदने में सिर्फ एक सोने का सिक्का लगा। जैसे ही उसने अपने इच्छित घर के लिए बटन दबाया, उसके चारों ओर सब कुछ हिलने लगा। फिर एक सफेद रोशनी चमकी। सफेद रोशनी गायब होने के बाद झाओ चौंक गया। वह अब अपनी झोपड़ी में नहीं बैठा था, बल्कि लिविंग रूम में एक बड़े सोफे पर बैठा था। लिविंग रूम 20 वर्ग मीटर का था, जबकि सोफा इतना बड़ा था कि उसमें 5 लोग बैठ सकते थे। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और सोफे के सामने एक सुंदर कॉफी टेबल थी जो किसी प्रकार की लकड़ी से बनी थी जिसका रंग चेरी लाल था। सोफे के सामने 12 इंच की स्क्रीन थी और कॉफी टेबल पर एक रिमोट था। झाओ सोफे से खड़ा हुआ और घर के चारों ओर देखा। लिविंग रूम के समान मंजिल पर 2 बाथरूम, एक स्पा रूम, एक उपयोगिता कक्ष, एक रसोई घर, एक भोजन कक्ष और 2 शयन कक्ष थे। वह बाथरूम में गया और पाया कि वह आधुनिक था। ये 5 वर्ग मीटर का था, जिसमें एक शौचालय, एक बाथटब था जहां आप शॉवर हेड से निकलने वाले गर्म और ठंडे पानी को समायोजित कर सकते थे, और एक सिंक जिसके ऊपर एक छोटा दर्पण लटका हुआ था। दूसरा बाथरूम भी वैसा ही था। रसोई में उपकरण बहुत पूर्ण थे। वहां कुछ पश्चिमी उपकरणों के साथ साथ चमचमाते बर्तन भी थे जो स्पष्ट रूप से नए थे। भोजन कक्ष में लंबी मेजें थीं जिन पर 8 लोग बैठ सकते थे और दीवार पर एक साधारण भूदृश्य पेंटिंग टंगी हुई थी। स्पा कक्ष को छोटे, गैर फिसलन वाले पत्थरों से पक्का किया गया था और दीवारों को टाइल से सजाया गया था। यह एक अच्छा कमरा था जहां आप आराम कर सकते थे। जहां तक उपयोगिता कक्ष की बात है, ये सिंक और टब क्लीनर से लेकर सफाई के लिए झाड़ू तक रोजमर्रा की आपूर्ति से भरा हुआ था। घर को साफ रखना सर्वोपरि था। झाओ ने एक इस्त्री बोर्ड भी देखा। अंत में शयन कक्ष थे जो अपेक्षाकृत सरल थे। वहां एक बिस्तर, एक अलमारी, 2 बेडसाइड टेबल जिनमें लैंप रखे हुए थे और एक खिड़की थी। दोनों शयन कक्ष बिल्कुल एक जैसे थे। लेकिन ये सिर्फ पहली मंजिल थी जिसमें 1200 वर्ग मीटर जमीन लगी थी। इसके बाद झाओ दूसरी मंजिल पर गया। वहां कोई लिविंग रूम या रसोई घर नहीं था, लेकिन 5 शयन कक्षों के अलावा स्नानघर भी थे। 4 शयन कक्षों को लगभग पहली मंजिल के 2 शयन कक्षों के समान ही सुसज्जित किया गया था, लेकिन अंतिम शयन कक्ष में केवल 32 इंच की स्क्रीन थी। झाओ वापस लिविंग रूम में गया और सोफे पर बैठ गया। फिर उसने रिमोट उठाया। इसमें नियमित रिमोट की तरह ही बटन थे, लेकिन नीचे एक चिकनी सतह थी, टच स्क्रीन की तरह। रिमोट को देखते हुए झाओ ने पावर बटन दबाया। स्क्रीन जगमगा उठी। स्क्रीन पर जो कुछ था वह लगभग बिल्कुल एक डेस्कटॉप जैसा दिखता था जिसमें आइकन और बाकी सब कुछ था। झाओ ने एक आइकन पर क्लिक करने की कोशिश की और आवाज आई और कहा, क्या आप अब टेलीपोर्ट पॉइंट स्थापित करना चाहते हैं? ये शब्द स्क्रीन पर भी दिखे। आदत से मजबूर झाओ ने कहा, हाँ। उनके इतना कहने के बाद स्क्रीन बदल गई। शब्द गायब हो गए, उनकी जगह मानचित्र ने ले ली। उसी क्षण आवाज फिर बोली, टेलीपोर्ट बिंदु का चयन करें। झाओ ने मानचित्र को ध्यान से देखा। ये स्पष्ट रूप से उन सभी स्थानों का नक्शा था जहां वह गया था, ब्लैक वेस्ट से लेकर कासा शहर तक सब कुछ। हालांकि मानचित्र में केवल ये स्थान दर्शाए गए थे, बाकी सब जगह अंधेरा था। कंप्यूटर की तरह ही इसमें एक छोटे सफेद तीर के आकार का कसा होता था। झाओ ने कसा देखा और फिर उसने अपने हाथ में रिमोट को देखा। तो यह एक टच स्क्रीन थी। उसकी उंगली धीरे से चिकनी सतह पर चली और स्क्रीन पर कसा उसके साथ चला गया। झाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि इसे संचालित करना इतना आसान होगा। मानचित्र को ध्यान से देखने पर कसा स्टोनी माउंटेन पर ब्लू स्टोन हिल्स एस्टेट की ओर चला गया। फिर उसने उस पर क्लिक किया। जरूर, आवाज फिर आई। पहला टेलीपोर्ट पॉइंट ब्लू स्टोन हिल्स में होगा। हाँ नहीं, झाओ ने सिर हिलाया। हाँ, स्वर गूंजा और आवाज ने एक बार फिर कहा, पहला टेलीपोर्ट पॉइंट ब्लू स्टोन हिल्स में स्थापित किया गया है। क्या आप अपना दूसरा टेलीपोर्ट पॉइंट चुनना चाहेंगे? मानचित्र में ब्लू स्टोन हिल्स एस्टेट पर तुरंत एक छोटा हरा बिंदु चमक उठा। झाओ ने तुरंत कहा, हाँ, आयरन माउंटेन के महल पर। वह ये देखना चाहता था कि स्क्रीन पर आवाज नियंत्रण की कोई क्षमता है या नहीं। हाँ, वास्तव में ऐसा हुआ। एक बार जब उसने उन शब्दों को बोलना समाप्त कर लिया तो आयरन माउंटेन में महल के ऊपर तुरंत एक छोटा हरा बिंदु चमकने लगा, जिसके बाद आवाज सुनाई दी, दूसरा टेलीपोर्ट पॉइंट आयरन माउंटेन महल में होगा। हाँ नहीं, झाओ ने फिर सिर हिलाया। हाँ, मानचित्र में हरा बिंदु महल पर स्थापित हुआ। फिर एक स्वर गूंजा और आवाज ने कहा, दूसरा टेलीपोर्ट बिंदु आयरन माउंटेन महल में स्थापित किया गया है। क्या आप अपना तीसरा टेलीपोर्ट बिंदु चुनना चाहेंगे? झाओ ने एक पल के लिए स्क्रीन को देखा, फिर उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मत बनाओ। स्थानिक आवाज ने कुछ नहीं कहा। स्क्रीन वापस डेस्कटॉप पर बदल गई। झाओ ने एक आइकन पर क्लिक किया और अचानक एक त्रिआयामी नक्शा दिखाई दिया। इसमें जागीर सहित लगभग पूरा स्टोनी माउंटेन दिखाया गया। झाओ की उंगलियों ने कसर को स्क्रीन पर घुमाया और जागीर के यार्ड पर क्लिक किया। तुरंत आंगन की छवि सामने आई, फिर छेनी की आवाज आई। जब झाओ ने चारों ओर देखा तो एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया। जब उसे पता नहीं चला कि आवाज कहां से आ रही है तो उसने स्क्रीन की ओर देखा और उसने देखा कि लोग पत्थरों पर काम कर रहे थे जहां से छेनी की आवाज आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पहले स्क्रीन पर कभी कोई आवाज नहीं होती थी, लेकिन लेवल बढ़ने के बाद से अब स्क्रीन पर ऑडियो फंक्शन होने लगा है। ये तो आश्चर्य था। फिर झाओ ने आयरन माउंटेन पर महल दिखाने के लिए छवि को मानचित्र पर स्विच किया। उसने जो देखा वह मूलतः वैसा ही था, सिवाय इसके कि अब उसका दायरा व्यापक था। एक समय वह केवल महल के अंदर ही देख पाता था, लेकिन अब वह इसके बाहर भी कुछ चीजें देख सकता था।
वह इतना खुश था कि उसे खुशी के आंसू रोने का मन हो रहा था। उसने रिमोट का ओके बटन दबाया और आवाज आई और कहा, क्या आप दूसरे टेलीपोर्ट पॉइंट में प्रवेश करना चाहते हैं? हाँ, झाओ ने कहा। जब उसने रिमोट नीचे रखा तो वह इंतजार नहीं कर सका। वह अपनी लाठी पकड़कर खड़ा हो गया और कुछ सोचते हुए बाहर निकल गया। बाहर झाओ ने हर जगह देखा। वह इस समय महल में स्थित अपने शयन कक्ष में खड़ा था। वह तुरंत खिड़की की ओर भागा और उसे खोला, जिससे उसे काली मिट्टी से भरी भूमि का विहंगम दृश्य दिखाई दिया। वह सचमुच लौह पर्वत पर लौट आया था। खिड़की से बाहर झुकते हुए झाओ हंसा। अंतरिक्ष की नई विशेषताएं वास्तव में एक शक्तिशाली ताकत थी। ये लगभग बहुत शक्तिशाली था। इससे वह काम अधिक कुशलता से कर पाते थे। आयरन माउंटेन और स्टोनी माउंटेन के बीच यात्रा करने में केवल 1 सेकंड का समय लगेगा। एक क्षण बीत जाने के बाद झाओ शांत हो गया। एक विचार के साथ वह वापस अंतरिक्ष में चला गया, फिर कहा, पहले टेलीपोर्ट बिंदु पर स्विच करें। फिर एक और विचार के साथ वह फिर से अंतरिक्ष से बाहर निकल गया, लेकिन अब उसने खुद को ब्लूस्टोन हिल्स एस्टेट में अपने शयन कक्ष में पाया। जैसे ही उसने अपने शयन कक्ष के बाहर से आने वाली उन तेज आवाजों को सुना, वह अपने दिल की खुशी को दबा नहीं सका। अब जब उसने टेलीपोर्ट बिंदुओं का उपयोग करना सीख लिया था, तो झाओ को पता था कि अब चारागाह खोलने और अपना खेत स्थापित करने का समय आ गया है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर झाओ ने तुरंत कहा, चारागाह खोलो। स्वर गूंजा और आवाज ने कहा, चारागाह खोलने के लिए आपको 10वें स्तर पर होना आवश्यक है। आप आवश्यकताओं तक पहुंच गए हैं। क्या आप वाकई चारागाहों को खोलना चाहते हैं? हाँ, झाओ ने तुरंत कहा। उन्होंने अंतरिक्ष से किसी तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, लेकिन इस बार उन्हें निराशा हाथ लगी। आवाज के कहने से पहले अंतरिक्ष के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। चारागाह खोल दिए गए हैं। रंच सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। झाओ ने पलट कर देखा, लेकिन उसने पाया कि कुछ भी नहीं बदला था। वहां रंच मात्र भी छाया न थी। हालांकि वह जानता था कि ऐसा होगा, फिर भी वह निराश था। एक विचार के साथ एक सफेद रोशनी उसके शरीर पर छा गई, फिर वह गायब हो गया। अगली चीज जो उसने देखी वह असीमित मात्रा में हरी घास थी। तभी आवाज वापस आई, स्थानिक खेत में आपका स्वागत है। खेत के मौजूदा स्तर पर आप 1000 जानवरों तक को पाल सकते हैं। झाओ जम गया। खेत अभी अभी स्थापित हुआ था और वह पहले से ही 1000 जानवरों को रख सकता था। ये बहुत अच्छा था, है ना? उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे घर जैसा दिखने वाला कुछ भी नहीं मिला। वह बस एक विशाल घास के मैदान से घिरा हुआ था। झाओ को लगा कि यह अजीब है। जब वह पहले इस तरह के खेल खेलता था तो कम से कम कुछ साधारण दीवारें और घोंसला बनाने की जगह तो होती थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं। कैसे? वह पशुओं के प्रजनन को लेकर चिंतित थे। खेल में एक निश्चित क्षेत्र था जहां जानवर बच्चे बना सकते थे। यदि वैसी कोई जगह न होती तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। वह पशु चिकित्सक नहीं था। वह नहीं जानता था कि जानवरों को जन्म देने में कैसे मदद की जाए। इस विचार से झाओ ने यह कहने की कोशिश की, पशु प्रजनन के लिए प्रदर्शन क्षेत्र। जैसे ही उसने ये कहा, उससे 100 मीटर से भी कम का क्षेत्र चमचमाती हरी रोशनी से जगमगाने लगा और उसके चारों ओर एक पीली परिधि फैल गई। जब झाओ ने इसे देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत महसूस की। जब तक ये क्षेत्र यहाँ था, उसे पशु प्रजनन की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर झाओ को एक और समस्या का पता चला। खेल में मौजूद फीड मिल की तरह कोई फीड मिल नहीं थी। वह जानवरों को कैसे खिलाएगा? और उसे पानी नजर नहीं आया। जानवर क्या पीते होंगे? उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए झाओ को पहले पूछना पड़ा, जानवर क्या खाएंगे और पिएंगे? आवाज आई और बोली, मेजबान द्वारा डाला गया चारा स्वचालित रूप से पशु के उपभोग के लिए घास में परिवर्तित हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूर जानवरों के पानी पीने के लिए एक नदी है। झाओ हैरान था। ये पता चला कि चारा घास में बदल जाएगा। खेल में अधिकांश जानवर शाकाहारी थे, इसलिए ये घास समस्या का समाधान करेगी। लेकिन वह महाद्वीप से कुछ प्राणियों को खेत में डालने की योजना बना रहा था और उनमें निश्चित रूप से कुछ मांसाहारी शिकारी भी होंगे। वे मांसाहारी घास नहीं खाएंगे, है ना? झाओ ने तुरंत ये प्रश्न पूछा, लेकिन आवाज ने कहा कि उसे उत्तर देने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था। अब क्या करना है यह नहीं समझ पाने पर झाओ ने एक और सवाल पूछा, कौन सा चारा घास में बदला जा सकता है? आवाज ने कहा, खलिहान में ऐसी वस्तुएं मिली जिनका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता था। मूली के पत्ते, मक्का, गेहूं और चावल। झाओ रुक गया, यह महसूस करते हुए कि वह अपनी फसलों का उपयोग करने में सक्षम होगा। ऐसा लग रहा था कि अगर इसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसे घास में बदला जा सकता है। अब उसने अपने कर्मचारी को उठाया और एक सफेद रोशनी उत्सर्जित हुई, जिससे एक स्क्रीन दिखाई दे रही थी जिसमें दुकान को दिखाने वाला एक पृष्ठ था और उसके नीचे रंच की दुकान दिखाने वाला एक और पृष्ठ था। ये पन्ने खेल से भिन्न नहीं थे। वहां जानवरों की काली और सफेद तस्वीरें थीं, जो उन जानवरों का प्रतिनिधित्व करती थी जिन्हें वह खरीद नहीं सकता था। जहां तक रंगीन चित्रों वाले जानवरों की बात है, वह निश्चित रूप से उन्हें खरीद सकता था। अभी वह केवल मुर्गियां और खरगोश ही खरीद सकता था। प्रत्येक मुर्गे की कीमत 80 सोने के सिक्के हैं। प्रत्येक खरगोश की कीमत 120 सोने के सिक्के हैं। गेम के अनुसार ये कीमतें महंगी नहीं थी, लेकिन अगर आप इन्हें आग महाद्वीप में किसी को दिखाएंगे तो वे आपको पागल कहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आग महाद्वीप में लंबी पूंछ वाली मुर्गियां और नीली आंखों वाले खरगोश बहुत सस्ते थे। प्रत्येक लंबी पूंछ वाले मुर्गे की कीमत केवल 1 चांदी का सिक्का होता है। प्रत्येक नीली आंखों वाले खरगोश की कीमत केवल 3 चांदी के सिक्के हैं। झाओ ने तुरंत इन जानवरों को स्थानिक दुकान से नहीं खरीदने का फैसला किया। ये बहुत अलाभकारी था। उसके पास केवल 200 से कुछ अधिक सोने के सिक्के बचे थे। यदि वह अंतरिक्ष से खरीदता तो उसे अधिकतम 2 खरगोश या 3 मुर्गियां ही मिल सकती थीं। लेकिन अगर उसे बाहरी दुनिया से खरीदना होता तो वह 2000 से अधिक लंबी पूंछ वाली मुर्गियां या 800 या नीली आंखों वाले खरगोश खरीद सकता था। इससे निश्चित ही खेत भर जाएंगे। हालांकि उसने अभी तक ये समस्या हल नहीं की थी कि मांसाहारी शिकारियों को कैसे पाला जाए, अभी केवल खेत स्थापित करना ही ठीक था। झाओ ने एक गहरी सांस ली और एक विचार के साथ वह खेत से बाहर निकल गया और बाहर आ गया। झाओ जिस स्थान से निकला वह स्थान अलग था। आखिरी बार वह अपने कमरे से बाहर आया क्योंकि टेलीपोर्ट पॉइंट वहीं था। लेकिन इस बार वह उस स्थान पर आ गया जहां उसने मूल रूप से अपने मरे हुए लोगों और ग्रीन द्वारा उसके लिए लाए गए पौधों को लाने के लिए अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। जब वह उभरा तो झाओ ने ग्रीन और बाकी सभी लोगों को वहां पाया। वह स्तब्ध रह गया। तुम सब मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? ग्रीन के चेहरे पर स्पष्ट रूप से राहत की अभिव्यक्ति थी। मास्टर, आप 4 घंटे से अधिक समय से अंतरिक्ष के अंदर हैं। झाओ रुका। उसने सोचा ही नहीं था कि वह इतनी देर तक अंतरिक्ष के अंदर है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सो रहा था, इसलिए उसे समय का ज्ञान नहीं रहा।
झाओ मुस्कुराया, उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। कोई समस्या नहीं है, दरअसल कुछ अच्छा हुआ है। जगह समतल हो गई है। आइए हम सब अंतरिक्ष में चलें और आप देखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक विचार के साथ कई लोग अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते समय हर कोई ठिठक गया, विला को देखने के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं। जब झाओ ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखी तो मुस्कुराए। मैंने ये घर अंतरिक्ष से एक सोने के सिक्के में खरीदा था। अब हम सभी यहाँ रह सकते हैं। इतना कहकर वह सभी को घर के अंदर ले गया, फिर उनसे कहा कि वे अपना शयन कक्ष चुने। ब्लॉकहेड और रॉकहेड ने नीचे के 2 कमरे चुने, जबकि ग्रीन और मेरिन ने ऊपर अपना कमरा चुना, जो मेग ने भी किया। एक बार जब उन्होंने अपने कमरे का चयन कर लिया तो झाओ ने कहा, अंतरिक्ष में कुछ नए कार्य हैं, लेकिन जिस चीज की हमें सबसे अधिक आवश्यकता है वह यही है। एक विचार के साथ वे सभी अंतरिक्ष से बाहर आ गए, लेकिन ये समय थोड़ा अजीब था क्योंकि उन्होंने खुद को कहाँ पाया। ये जागीर जैसा नहीं लग रहा था और यह स्पष्ट रूप से स्टोनी माउंटेन नहीं था। ग्रीन ने चारों ओर देखा, जबकि मेग ने अनिश्चितता के साथ कहा, मास्टर, क्या यह आयरन माउंटेन पर महल में आपका कमरा नहीं है? झाओ हंसे, हाँ, यह मेरा कमरा है। हम महल में लौट आए हैं। हर कोई स्तब्ध रह गया, फिर वे खिड़की की ओर भागे। इसे खोलकर उन्होंने बाहर देखा और पाया कि वे वास्तव में आयरन माउंटेन महल में वापस आ गए थे। उन सभी ने झाओ को आश्चर्य से देखा, जो मुस्कुराया। अंतरिक्ष में एक नई क्षमता है जो हमें 2 बिंदुओं के बीच तुरंत स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। मेरे पास 2 टेलीपोर्ट बिंदु हैं, उनमें से एक यहाँ महल में है, जबकि दूसरा मनों में है। अब हम दोनों स्थानों के बीच किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। समय। सभी के चेहरे पर अभी भी हैरानी भरी झलक थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह कुछ इतना अद्भुत होगा। जिस यात्रा में उन्हें लगभग 2 सप्ताह लग जाते थे, वह यात्रा अब एक क्षण में तय की जा सकती है। झाओ ने उन्हें अंतरिक्ष के समतल होने पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताना जारी रखा। ऐसा करते समय वह सभी को महल चौक तक ले गया, जहां वे फिर से अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए। झाओ ने चौक से अंतरिक्ष में प्रवेश करना चुना क्योंकि भविष्य में जब वह सभी दासों को महल में वापस लौटाएगा तो वह नहीं चाहता था कि वे उसके कमरे से बाहर आएं। एक बार जब सभी लोग अंतरिक्ष में वापस चले गए तो झाओ उन्हें चारों ओर देखने के लिए खेत में ले गया। जब उन्होंने उन्हें बताया कि वे यहाँ बहुत सारे आध्यात्मिक जानवरों को पालने में सक्षम होंगे तो वे सभी खुश हुए। यदि वे आत्मिक जानवरों को पाल सकें तो यह आय का एक और स्रोत बन जाएगा। एक बार जब झाओ ने नई विशेषताओं को समझाना समाप्त कर दिया तो वे सभी जगह छोड़ गए, लेकिन इससे पहले झाओ ने 100 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें ग्रीन को दे दिया। ग्रीन कल कासा शहर जाएगा और 300 नीली आंखों वाले खरगोश खरीदेगा। ग्रीन ये जानकर उत्साहित थे कि अंतरिक्ष के अंदर से सोने के सिक्के अब बाहर निकाले जा सकते हैं, क्योंकि यही वह विशेषता थी जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित थे। वह जानता था कि यह जगह मुख्य रूप से खेती के लिए इस्तेमाल की जाती थी और लड़ाई के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन खेती में एक समस्या थी जब आप फसलों की कटाई बार बार करते थे। उदाहरण के लिए, यदि झाओ ने 1 वर्ष तक मूली के अलावा कुछ भी नहीं लगाया तो उसे डर था कि महाद्वीप में सभी को सभी मूली खाने में 1 दशक लग जाएगा। इतनी अधिक उपज तो बहुत ज्यादा थी। इसका महाद्वीप के बाजार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इतनी सारी मूलियां बेचने का प्रयास करना एक समस्या होगी। लेकिन यह अंतरिक्ष के अंदर मूली बेचने जैसा नहीं था। हालांकि वे उतने सोने के सिक्के नहीं पा सकेंगे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई मूली नहीं खरीदना चाहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सोने के सिक्कों को अब अंतरिक्ष से बाहर निकाला जा सकता था। वे कुछ भी खरीदने के लिए सोने के सिक्कों को कठिन मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकते थे। एक रात आराम करने के बाद अगली सुबह ग्रीन कासा शहर की ओर जा रहा था। इस बार उन्होंने ये तथ्य नहीं छिपाया कि ग्रीन कुछ खरीदने जा रहे थे। एक बार जब ग्रीन चला गया, झाओ जागीर के आंगन में गया। वह दासों को आयरन माउंटेन महल में वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया। कल झाओ ने ग्रीन के साथ इस पर चर्चा की थी और वह सहमत हुए। आखिरकार संपत्ति छोटी थी और कासा शहर के बहुत करीब थी। महल में वापस जाने का समय हो गया था। वैसे भी महल उनकी जड़ों की तरह था। देर सवेर उन्हें वापस जाना ही था। और अब स्टोनी माउंटेन के पत्थरों से वे न केवल चक्की बना सकते थे, बल्कि वे महल को भी ठीक कर सकते थे। हालांकि महल उतना क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, इतने वर्षों के बाद यह अनिवार्य रूप से कुछ स्थानों पर टूट रहा होगा। आयरन माउंटेन से खनन करना बहुत सुविधाजनक नहीं था, लेकिन अब उनके पास स्टोनी माउंटेन से ये पत्थर थे। बेशक अगर वे लोगों को स्टोनी माउंटेन से दूर रखना चाहते थे तो उन्हें उस जादू को बनाए रखना था जिसने पहाड़ को अंधेरे की चादर में ढक दिया था। नशे में धुत ने झाओ से कहा था कि एक बार जब वे चले जाएंगे तो अंधेरा जादू अपना प्रभाव खो देगा, जिससे लोग जागीर देख सकेंगे। झाओ ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने 2 काले जादूगरों को पीछे छोड़ने की योजना बनाई। झाओ ने स्टोनी माउंटेन की रक्षा के लिए इन दोनों स्केल्स और ब्रिक पर भरोसा किया। उसने उन्हें 100 मरे हुओं का नेतृत्व करने की अनुमति दी। यदि कुछ भी घटित होता है तो ये पर्याप्त होना चाहिए। जब तक वे कुछ समय के लिए दुश्मन को रोक सकते हैं, झाओ सुदृढ़ीकरण के साथ आने में सक्षम होगा। शेष 6 मरे हुए काले जादूगर झाओ का पीछा करते हुए महल तक वापस जा रहे थे। उसने उनमें से 2 को महल की रक्षा के लिए छोड़ने की योजना बनाई, जबकि अन्य 4 सड़े हुए दलदल में चले जाएंगे और मरे हुए आध्यात्मिक जानवरों को पकड़ लेंगे। अब जब खेत खुल गया तो वह किसी भी प्रकार के आत्मिक जानवर को रख सकेगा, जिससे उसे एक सेना बनाने में मदद मिलेगी। आत्मिक जानवरों की एक सेना स्थापित करने के बाद ही झाओ ब्लैक वेस्ट में भूमि पर खेती शुरू करने की हिम्मत करेगा, अन्यथा उसकी हिम्मत नहीं होगी। अब तक झाओ दासों को प्रबंधित करने और उनकी रक्षा करने के लिए ब्लॉकहेड और रॉकहेड को महल में ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन झाओ स्टोनी माउंटेन पर पीछे रहने वाला था। वह लौरा के वापस आने तक इंतजार करना चाहता था। हालांकि अब वह अंतरिक्ष से सोने के सिक्के ले सकता था, लेकिन फसलों के लिए उसे मिलने वाला सोना बहुत कम था। ये लागत प्रभावी नहीं था, इसीलिए उन्हें लौरा के सहयोग की जरूरत थी। झाओ ने काम करना शुरू कर दिया। उसे पहले दासों को महल में वापस भेजने से पहले उन्हें संगठित करना था। ऐसा करना कठिन नहीं था क्योंकि दास पहले से ही अंतरिक्ष के आदी हो चुके थे। एक बार जब वे सभी अंतरिक्ष के अंदर थे, झाओ ने कहा, मैं आपको एक बात बता दूं। अंतरिक्ष से अब हम सीधे आयरन माउंटेन के महल में जा सकते हैं, जहां आप मिलस्टोन बनाएंगे और महल की मरम्मत करेंगे। झाओ को देखते समय दास अचंभित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उसका क्या मतलब है। झाओ ने उनकी ओर देखा, फिर आगे कहा, सीधे शब्दों में कहें तो ये जगह 2 दरवाजों वाले एक कमरे की तरह है। एक दरवाजा स्टोनी माउंटेन की ओर जाता है, जबकि दूसरा दरवाजा आपको आयरन माउंटेन तक ले जाएगा। कोई सवाल? गुलामों की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्हें हमेशा लगता था कि अंतरिक्ष जादुई है, इसलिए इसमें एक क्षमता होना अजीब नहीं लगा। ये खामोश था। झाओ ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उनकी प्रतिक्रिया बहुत शांत थी।
एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसने अपना सिर हिलाया, फिर मेरिन और मेग, 6 काले जादूगरों, ब्लॉकहेड और रॉकहेड और दासों को आयरन माउंटेन महल में वापस ले गया। हर कोई अंतरिक्ष से बाहर आया और महल चौक पर कदम रखा, जहां झाओ ने टेलीपोर्ट बिंदु रखा था। एक बार जब वे बाहर निकले, तो झाओ ने दासों के काम करने के लिए स्टोनी माउंटेन से पत्थर निकाले। उन्होंने मेरिन द्वारा मेग की मदद से बनाया गया कुछ भोजन, साथ ही रहने के लिए कुछ सामान जैसे कंबल भी निकाल लिया। अभी स्केल्स, ब्रिक और 100 मरे हुए लोग स्टोनी माउंटेन पर कासा शहर से ग्रीन के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इसमें 2 दिन से अधिक नहीं लगना चाहिए, यहाँ महल में चीजों को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय है। वे 20 दिनों के लिए महल से बाहर गए थे। धूल की मात्रा को छोड़कर बहुत कुछ नहीं बदला था। त्वरित सफाई के बाद दासों ने एन के नेतृत्व में खुद को व्यस्त कर लिया। उन्होंने तेल के फल के पेड़ की लकड़ी के साथ पत्थर की डिस्कें लगाईं। लकड़ी बहुत मजबूत थी और जगह समतल होने के बाद ये और भी बेहतर थी। लेकिन लकड़ी में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण वह अत्यधिक ज्वलनशील थी। हालांकि झाओ को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि महल के चारों ओर एक खाई थी। आग लगने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि यहाँ किसी के पास भी लोहारगिरी और बधाईगिरी का पूरा कौशल नहीं था, फिर भी चक्की का पत्थर बनाना इतना कठिन नहीं था। इसके लिए बहुत अधिक तकनीकी विवरणों की आवश्यकता नहीं थी। आपको बस पत्थर को पीसने और उसमें लकड़ी चिपकाने की जरूरत है। कोई भी इसे बना सकता है अगर वह पर्याप्त मजबूत हो। एक बार जब दासों ने काम करना शुरू कर दिया, तो झाओ मेरिन को खोजने गया। दादी मेरिन, चलो घाटी चलें और देखें कि क्या कुछ बदला है। मेरिन भी उत्सुक थी कि मकई का क्या हुआ, इसलिए उसने सिर हिलाया। दोनों लोग पहाड़ में गए, भूमिगत झील को पार किया और अब घाटी में पहुंच गए हैं। झाओ और मेरिन ने जो देखा उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि मक्का अभी भी बढ़ रहा होगा। हालांकि मक्के के अंकुर बहुत ऊंचे नहीं थे, कुछ कमजोर भी दिख रहे थे, फिर भी वे जीवित थे। 30 एकड़ भूमि पर उसके द्वारा उगाए गए पौधों को देखकर मेरिन और झाओ हंसे। आत्मिक जानवरों की सेना के हमले के बाद उन्हें लगा कि वे हार मान लें। जहरीली मिट्टी की परत से भरी जमीन के कारण झाओ को बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी कि मकई के पौधे अभी भी बढ़ेंगे। लेकिन अब उन्हें यकीन था कि उनके भूमि सुधार से जहरीली मिट्टी के नीचे की धरती अभी भी उपजाऊ है, जिससे अंकुर जीवित रह सकते हैं। जब से झाओ कासा शहर की यात्रा पर गया, ये पौधे केवल अपना बचाव ही कर सकते थे। ऐसा लगता है मानो उनकी जीवटता बहुत दृढ़ थी। ये पौधे आशा का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि वे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहे थे, फिर भी उन्होंने दृढ़ भावना दिखाई, क्योंकि जहरीली मिट्टी की परत ने उन्हें जीवित रहने से नहीं रोका। झाओ नीचे झुका और धीरे से एक पौधे को सहलाया। ऐसा लग रहा था कि सचमुच इसमें पोषण की कमी है। सच कहूं तो अगर वह बड़ा भी हो जाए, तो भी उसके लिए अधिक भोजन पैदा करना असंभव होगा। झाओ धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर मेरिन की ओर मुड़ गया। दादी मेरिन, मुझे आश्चर्य है कि ये पौधे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कुछ पानी की जरूरत है। शायद इससे उन्हें थोड़ा बेहतर बढ़ने में मदद मिलेगी। मेरिन ने सिर हिलाया और झाओ की तरफ चली गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, झाओ ने अपना भूतिया स्टाफ बाहर निकाला और दिखाया, पानी। वह जानता था कि भूत कर्मचारी अंतरिक्ष की सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए वह पानी छोड़ने के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास करना चाहता था। निश्चित ही आवाज आई। पोर्टेबल केन ने दूषित भूमि का पता लगाया है। क्या आप इसे सुधारना चाहते हैं? झाओ ने हाँ कहा, जिससे आवाज कहने को प्रेरित हुई। कृपया सुधार के लिए नंबर चुनें। एक प्रक्षेपित स्क्रीन अचानक उसके सामने प्रकट हुई, जिसमें संख्याओं की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं, जिनमें 10 से 100 के बीच की इकाइयां थीं। झाओ स्तब्ध रह गया। उसने सोचा नहीं था कि वह इतनी जमीन सुधार सकेगा। इन आंकड़ों के अनुसार वह मूल 10 एकड़ के बजाय 100 एकड़ तक सुधार कर सकता था, जिस तक वह सीमित था। ऐसा लगता है जैसे ऊपर के स्तर ने उसे उसकी समझ से कहीं अधिक लाभ दिया है। झाओ ने तुरंत सबसे बड़ी संख्या 100 एकड़ को चुना। एक बार जब वह समाप्त हो गया, तो पानी की एक लहर गन्ने से बाहर निकली और आकाश में उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर बारिश होने वाली है। जैसे ही जमीन गीली हुई, उसका रंग बदलना शुरू हो गया। मेरिन ने भी इस पर ध्यान दिया। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि संशोधित भूमि का क्षेत्र थोड़ा बड़ा लग रहा था। झाओ ने कहा था कि वह प्रतिदिन 10 एकड़ भूमि में सुधार कर सकता है। हैरान होकर उसने झाओ से पूछने का फैसला किया, मालिक, इतना पानी क्यों है? झाओ मेरिन की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। जब जगह समतल हो गई, तो भूमि सुधार का क्षेत्र भी बढ़ गया है। अब मैं प्रतिदिन 100 एकड़ भूमि तक सुधार कर सकता हूँ। मेरिन का चेहरा चमक उठा। 100 एकड़ भूमि को देखते हुए उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। अब इस सारी भूमि को बदलने में केवल 10 दिन लगेंगे। हालांकि मौसम में थोड़ी देर हो चुकी है, फिर भी हमें सभी प्रकार की चीजें उगाने में सक्षम होना चाहिए। झाओ ने सिर हिलाया। प्रतिदिन 100 एकड़ भूमि में सुधार करने से वे इस घाटी का पूरा उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने सोचा कि वे 1000 एकड़ उपजाऊ भूमि का क्या कर सकते हैं। वह भी मक्का उगाना चाहता था, क्योंकि तब उसे खेत के लिए चारा खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यदि वह 1000 जानवरों को पालने की कोशिश करता, तो वे प्रतिदिन बहुत सारा खाना खाते। अभी झाओ सिर्फ मक्का बो रहा था, क्योंकि एक बार मौसम ठंडा हो गया, तो उसे डर था कि वह अगले साल तक यहाँ और मक्का नहीं उगा पाएगा। बेशक जब वह मक्का नहीं उगा सका, तो वह कुछ बांस चावल लगाने की कोशिश कर सकता था, जिसकी उपज बहुत अधिक थी। धीरे धीरे चावल उनके भोजन का मुख्य स्रोत बन जाएगा। ग्रीन ने जो भोजन मूल रूप से खरीदा था और जो भोजन झाओ ने उगाया था, उससे उनके पास 10 वर्षों तक बुडा कबीले को खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। ये ठीक इसी वजह से था कि झाओ को भोजन की चिंता नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ और नहीं बढ़ना चाहिए। एक बार भोजन को उस स्थान पर रख देने के बाद वह सड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए जितना संभव हो उतना भोजन संग्रहित करने का प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। आखिरकार एक बार जब उन्होंने लौरा की मदद से सौदा पूरा कर लिया, तो वे अंततः कुछ और दास खरीद सकते थे। अधिक लोग स्वाभाविक रूप से अधिक खाएंगे। आखिरकार उनके पास जितना खाना है जो 100 लोगों को 10 साल तक खिला सकता है, वह उतने लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, इसलिए वह कुछ और खाना उगाने जा रहे हैं। इस 1000 एकड़ जमीन का उपयोग न करना बहुत बेकार होगा। अगर वह यहाँ कुछ बांस के चावल लगा दे, तो उन्हें कभी भी भोजन की कमी के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जब जमीन बेहतर हो गई, तो झाओ ने अपने कर्मचारियों को कुछ बीज बोने के लिए तैयार किया। कर्मचारियों के पास फावड़े की शक्ति थी, इसलिए वह शेष भूमि, जो लगभग 70 एकड़ थी, को खोदने में सक्षम था। जादू की तरह बिना किसी प्रयास के जमीन को खोल दिया गया, फिर मकई के बीज बोए गए। ये स्टाफ वास्तव में स्थानिक फार्म की सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। तभी झाओ को अचानक कुछ याद आया। उसके पास खेत के उपकरण थे, बिल्कुल खेल की तरह, लेकिन उसके खेत के उपकरण कहाँ थे? वह किसके बारे में था? क्या वह किसी प्रकार की आवश्यकता तक नहीं पहुंचा, इसलिए उपकरण रद्द कर दिए गए?
झाओ अंतरिक्ष में जाकर देखना चाहता था। यहाँ चीजें खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने घाटी को फिलहाल भूलने और महल में वापस जाने का फैसला किया। मेरिन को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि झाओ क्या सोच रहा था, लेकिन जब उसने कहा कि वह महल में लौट रहा है, तो उसने उसे नहीं रोका। वह खुद वापस जाना चाहती थी। जैसे ही वे पानी के ऊपर यात्रा कर रहे थे, झाओ ने नाव बनाने के लिए डेजी और एन को तेल वाले फलों के पेड़ों से कुछ और लकड़ी देने के बारे में सोचा। वह मेरिन को प्रतिदिन झील पार करने में मदद करने के लिए नहीं कह सकता था। पहले वह एक खरपतवार वाली नाव चाहते थे क्योंकि उनके पास लकड़ी नहीं थी, लेकिन अब जब उनके पास लकड़ी है, तो वे धीरे धीरे सीखना शुरू कर सकते हैं कि लकड़ी की नाव कैसे बनाई जाती है। वैसे भी ऐसा नहीं था कि भूमिगत झील में लहरें थी, इसलिए कम से कम एक बेड़ा पर्याप्त होगा। वे महल में लौट आए। अब तक गुलाम पहले ही बस चुके थे। मेघ के साथ झाओ और मीरिन के स्टोनी माउंटेन पर वापस जाने का समय हो गया था। लेकिन उनके जाने से पहले झाओ ने दासों को कुछ अल्फाल्फा के बीज दिए और उन्हें पहाड़ पर कुछ बोने के लिए कहा। जब आप अल्फाल्फा की कटाई करते हैं, तो न केवल इन फसलों को जानवरों के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि वे पहाड़ को उर्वर बनाने में भी मदद करेंगे। दासों को ये समझाने के बाद झाओ ड्रंक और अन्य काले जादूगरों से मिलने गया। उनमें से 2, पंच और रैश, महल की रक्षा के लिए सैकड़ों मरे हुओं के साथ यहाँ रहेंगे, जबकि नशे में धुत और अन्य 3 कुछ आत्मिक जानवरों को पकड़ने के लिए सड़े हुए दलदल में जाएंगे। सड़े गले दलदल एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग कभी नहीं जाते थे, लेकिन नशे में धुत और काले जादूगर मरे नहीं थे, इसलिए वे इसमें आसानी से समा सकते थे। लेकिन उनके जाने से पहले झाओ ने उन्हें मुख्य रूप से दलदल की बाहरी परिधि में रहने और बहुत गहराई तक न जाने के निर्देश दिए। अगर कुछ भी गलत हो तो तुरंत बाहर आ जाएं। झाओ नहीं चाहता था कि कोई नुकसान हो। भले ही नशे में और बाकी लोग मरे नहीं थे, फिर भी वे झाओ के संबंध थे और उसकी लड़ने वाली ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, इसलिए वह उन्हें कैरियन दलदल में खोना नहीं चाहता था। लेकिन यद्यपि वे झाओ के संबंध थे, मरे हुए काले जादूगर अत्यधिक बुद्धिमान थे और वे पिछले कुछ वर्षों में महाद्वीप में कई लड़ाइयों से गुजरे थे। शिन्या कबीले और झाओ के खिलाफ जाने के अलावा वे कभी नहीं हारे थे। तो ये कहा जा सकता है कि उनका युद्ध अनुभव झाओ की तुलना में काफी अधिक था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने उसकी बातें गंभीरता से सुनी। झाओ उनके गुरु थे, चाहे कुछ भी हो, उन्हें उसकी बात सुननी ही थी। एक बार जब उनकी बात खत्म हो गई, तो झाओ ने कुछ मरे हुए सामान जारी किए जिन पर वे सवारी कर सकते थे, जो बहुत सुविधाजनक था। इनके अलावा कुछ मानव सदृश मरे भी थे जो उनकी रक्षा करेंगे। मूल रूप से वे उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन अंतरिक्ष ने उन्हें मजबूत बना दिया। अब वे रक्षक के रूप में कार्य कर सकते थे। एक बार महल में सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद झाओ, मेरिन और मेघ स्टोनी माउंटेन वापस चले गए। हालांकि वहां करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन ग्रीन के वापस आने तक प्रतीक्षा करें। लेकिन एक चीज थी जिसमें झाओ की दिलचस्पी थी, उन लोगों को ढूंढना जो उनके खिलाफ चले गए। अब तक इस बारे में बहुत कम सुराग मिले हैं कि उन पर हमला किसने किया। इन व्यक्तियों का अस्तित्व एक बड़ा खतरा था, इसलिए झाओ उन्हें ढूंढना चाहता था। ये निश्चित था कि नशे और काले जादूगरों के पीछे की ताकतें शक्तिशाली थीं। इस वजह से वह जानना चाहता था कि वे कौन थे। ऐसे लोग एक बम की तरह होते थे कि पता ही नहीं चलता था कि कब विस्फोट हो जाएगा। चीजों की जांच करने के लिए झाओ के पास 2 टेलीपोर्ट पॉइंट थे, जो उसे 2 स्थानों के बीच आसानी से आगे और पीछे जाने की अनुमति देते थे, जैसे कि आपके सामने वाले याद से आपके पिछवाड़े तक जाना। ये सुविधाजनक था, लेकिन वास्तव में झाओ ने अंतरिक्ष में रहना पसंद किया। उस स्थान में एक गर्म पानी का झरना और उसका विला है। साथ ही इसमें एक स्क्रीन भी है जो उसे देखने और सुनने की अनुमति देती है कि जागीर या महल में क्या हो रहा है, इसलिए उसे वास्तव में आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। जब झाओ पहली बार मेरिन और मेघ को स्टोनी माउंटेन के चारों ओर एक त्वरित नजर डालने के लिए ले गया और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला, तो वे विला में लौट आए। अंतरिक्ष में वापस झाओ के पास करने के लिए बहुत कुछ था। इससे पहले कि उसे तेल के फलों के पेड़ों की कटाई करनी पड़े, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अन्य 8 एकड़ जमीन के लिए उसने अलग अलग चीजें लगाने का फैसला किया। 2 एकड़ में खीरे, 2 एकड़ में मटर, 2 एकड़ में कद्दू और 2 एकड़ में मूली। जब जगह समतल हो गई, तो झाओ को मूली से कुछ मूली के बीज मिले, इसलिए उन्होंने आखिरी 2 एकड़ का उपयोग ये देखने के लिए करने का फैसला किया कि उन बीजों से कितनी मूली पैदा हो सकती हैं। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया, तो वह कुछ नहीं कर सकता था और फसलों को घूर नहीं सकता था, इसलिए जल्दी वह अपने विला के लिविंग रूम के अंदर था और अपनी स्क्रीन पर स्थानिक खलिहान के पृष्ठ को देख रहा था। उसने पाया कि उसकी सूची में वास्तव में बहुत कुछ है। तेल वाले फलों के बीज, जंगली फलों के पेड़, मक्का, गेहूं के बीज, चावल के बांस के बीज, नागफनी के पेड़, कांटेदार लताएं, जादुई आड़ू के बीज। जादुई आड़ू के बीज, वह क्या है? झाओ के हाथ ने हरकत की और उसके हाथ में 2 छोटे बैग दिखाई दिए। एक स्वर गूंजा और आवाज आई। जादुई आड़ू एक जादुई फसल है। स्तर 10 तक पहुंचने पर आपको 2 बैग मिलते हैं। प्रत्येक बैग में एक जादुई आड़ू का बीज होता है। आड़ू का एक बीज बोने के लिए 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। जादुई आड़ू घायलों को ठीक कर सकता है और तुरंत एक जादूगर का जादू बहाल कर सकता है। मैजिक पीच पिट को किसी भी श्रेणी का युद्ध पालतू जानवर भी मिल सकता है। पालतू जानवर को मेजबान को पहचानने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। एक बार जब मेजबान को स्वामी मान लिया जाता है, तो यह अपरिवर्तनीय होता है। मैजिक पीच एक मालिकाना स्थानिक फसल है। इसे अंतरिक्ष से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। आवाज सुनते ही झाओ शून्यता की ओर देखता रहा। इन लाभों ने उसे चौंका दिया था। ये घावों को ठीक कर सकता है और जादू को भी बहाल कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जादुई आड़ू के गड्ढे से आपको युद्ध का पालतू जानवर मिल सकता है। ये बहुत अच्छा था। महाद्वीप के अधिकांश लोगों के पास युद्ध के पालतू जानवर नहीं थे। कुछ में माउंट होंगे, लेकिन वह पालतू जानवर के समान नहीं थे। मालिकों और उनके युद्ध पालतू जानवरों के बीच एक मजबूत बंधन होता है, जो आमतौर पर रक्त संधि कानून के तहत बनता है। वे एक आत्मिक जानवर के साथ अनुबंध करने के लिए अपना खून और जीवन शक्ति देंगे और वह जानवर उनका युद्ध पालतू बन जाएगा। लेकिन एक नकारात्मक पहलू भी था। युद्ध का पालतू जानवर जितना मजबूत होगा, आपको उतनी ही अधिक जीवन शक्ति का भुगतान करना होगा। इसलिए बहुत से लोग एक शक्तिशाली युद्ध पालतू जानवर पाने की आशा नहीं कर सकते। आखिरकार उनका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। हर कोई एक युद्ध पालतू जानवर चाहता था, लेकिन विभिन्न प्रतिबंधों के कारण उन्हें एक नहीं मिल सका। यदि महाद्वीप के लोगों को इस जादुई आड़ू के बारे में पता होता, तो वे इसे लेने की कोशिश में पागल हो जाते। जैसे ही झाओ ने जादुई आड़ू के बीज की थैलियां अपने हाथों में पकड़ी, वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इससे उनकी युद्ध प्रभावशीलता और भी बढ़ जाएगी। मीरिन और मेघ विला में थे और जब उन्होंने झाओ की हंसी सुनी तो वे चिंतित हो गए। वे उसे ढूंढने के लिए दौड़े, न जाने वह किस बात पर हंस रहा था। हैरान होकर मेरिन उसके पास गई और पूछा, मास्टर, आप किस बात से इतने खुश हैं? झाओ ने मेरिन की ओर देखा और मुस्कुराया।
दादी मेरिन, क्या आप एक युद्ध पालतू जानवर चाहती हैं? मेरिन ने सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से यह जानते हुए कि एक विशेषज्ञ के लिए युद्ध का पालतू जानवर कितना मददगार होता है। बेशक, मुझे लगता है कि महाद्वीप में हर कोई एक युद्ध पालतू जानवर चाहता है। झाओ ने मुस्कुराते हुए बैग को अपने हाथों में हिलाया। इनके अंदर 2 जादुई आड़ू के बीज हैं जो अंतरिक्ष ने मुझे इनाम के रूप में दिए थे। एक जादुई आड़ू के बीज को बोने के लिए 1 एकड़ जमीन लगती है। लेकिन एक बार जब ये जादुई आड़ू में विकसित हो जाता है, तो आड़ू का फल तुरंत आपके घावों को ठीक कर सकता है और अपना जादू बहाल करें। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जादुई आड़ू का गड्ढा आपको एक युद्ध पालतू जानवर पाने में मदद कर सकता है। बस गड्ढे में अपने खून की एक बूंद डालें और वह पालतू जानवर आपका हो जाएगा। हमेशा लड़ाई में आपका पीछा करता हूँ। हालांकि झाओ ने इसे अजीब तरह से समझाया, लेकिन मेरिन समझ गया कि उसका क्या मतलब है। मेरिन और मेग ने झाओ के हाथों में अविश्वसनीय बैगों को देखा। यदि यहाँ हाल ही में हुए जादुई बदलाव नहीं होते, तो झाओ ने जो कहा उस पर उन्हें विश्वास नहीं होता। ये बहुत अद्भुत था, है ना? ऐसा फल कैसे हो सकता है? अनिश्चितता के साथ मेरिन ने पूछा, मास्टर, क्या ये जादुई फल वास्तव में ये सब कर सकता है? झाओ मुस्कुराया, मुझे नहीं पता, अंतरिक्ष ने बस इतना ही कहा। आखिरकार, मैंने इसे अभी तक नहीं लगाया है। एक बार जब मैं कुछ फसलें काट लूंगा तो मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास आवश्यक 2 एकड़ जमीन होगी। इन 2 बीजों को रोपें और देखें कि क्या वे सचमुच इतने अद्भुत हैं। मेरिन का चेहरा उत्साह से तमतमा गया था। ये निश्चित रूप से संभव है। अंतरिक्ष ने हमें पहले कभी मूर्ख नहीं बनाया। मुझे ऐसी आशा है, यदि जादुई आड़ू ये सब कर सकता है, तो बाद में आपके पास अपना खुद का युद्ध पालतू जानवर होगा। झाओ हंसे। इससे मेरिन और मेग बहुत प्रसन्न हुए। महाद्वीप के हर ताकतवर व्यक्ति का सपना था कि उसके पास एक युद्ध पालतू जानवर हो, और अब उन्हें एक पालतू जानवर मिलने की उम्मीद थी, इसलिए वे निश्चित रूप से खुश थे। झाओ ने बैग खोला और बीज बाहर डाले। बीजों के बारे में कुछ भी अजीब नहीं था। वे बहुत साधारण लग रहे थे। झाओ ने आड़ू के बीज को कई बार देखा, लेकिन उन्हें उनमें कुछ खास नहीं मिला। उसने उन्हें वापस उनके थैलों में रख दिया और हाथ हिलाकर वे खलिहान में वापस चले गए। मेरिन और मेग बैगों को तब तक घूरते रहे जब तक वे गायब नहीं हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें हटा लीं। मेरिन ने घूमकर बाहर उगी मूलियों को देखा। मुझे आशा है कि मैं जल्द से जल्द जादुई आड़ू देख सकूंगा। ठीक है, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मुझे फसल नहीं काटनी है। फिर मैं उन 2 जादुई आड़ू के बीज लगाऊंगा, झाओ ने कहा। मेरिन और मेग को अंतरिक्ष के अंदर रहना पसंद था। ये स्वर्ग जैसा था, विशेषकर उस हालिया खोज से जो उन्होंने की है। उन्हें पता चला कि जब वे अंतरिक्ष के अंदर जादू का अभ्यास करते थे, तो उनकी प्रशिक्षण गति वास्तव में बाहर जादू का अभ्यास करने की तुलना में तेज थी। इसकी खोज सबसे पहले मेग ने की थी। मेग 6ठे स्तर का जादूगर था, इसलिए सुधार की गुंजाइश थी। वह पहले भी अंतरिक्ष में रही थी, लेकिन तब वह जादू का अभ्यास नहीं कर सकी थी क्योंकि वह बहुत व्यस्त थी। अब तक जादू का अभ्यास करने का कोई समय नहीं था, जिससे उसे पता चला कि उसकी जादू प्रशिक्षण की गति पहले की तुलना में तेज थी। इस अंतर को महसूस करते हुए उसने मेरिन को इसके बारे में बताया। मेरिन अब उतना जादू का अभ्यास नहीं करती थी। 8वें स्तर पर वह पहले से ही एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, इसलिए वह पहले ही एक बाधा तक पहुंच चुकी थी। अगर वह जादू का अभ्यास भी करती, तो भी इतने कम समय में इसे तोड़ना असंभव होता। अब वह कई अन्य चीजों में इतनी व्यस्त थी, उसके पास जादू का अभ्यास करने का समय नहीं था, और स्वाभाविक रूप से उसे अंतरिक्ष में प्रशिक्षण की गति में अंतर का पता नहीं चला। जब मेग ने उसे इसके बारे में बताया, तभी उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और पाया कि अंतरिक्ष में उसकी जादुई प्रशिक्षण गति वास्तव में बाहर की तुलना में बहुत तेज थी, कम से कम आधी। मेग ने यह बात झाओ को भी बताई, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह इसे समझ सका। वह जादू का अभ्यास नहीं कर सकता था, इसलिए इस खोज का उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा। जब तक मेरिन और मेग ने अपनी ताकत बढ़ाई, यह उसके लिए काफी अच्छा था। आखिरकार फसलें परिपक्व होने लगीं। मूली नहीं, बल्कि मटर सबसे पहले पकी। मटर को पकने में केवल 18 घंटे लगे। झाओ को इतनी जल्दी पकने की उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत मटर तोड़ ली। मटर न केवल खाने में अच्छे थे, बल्कि इन्हें बीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि झाओ ने फिलहाल मटर की बुआई नहीं की। एक बार जब उन्होंने मटर की फसल ली, तो उनके पास 2 एकड़ जमीन खाली थी। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता के बिना उसने 2 जादुई आड़ू के बीज बोए। आखिरकार वे चीजें सचमुच उपयोगी थीं। चूंकि प्रत्येक एकड़ भूमि में केवल एक जादुई आड़ू का बीज था, अधिकांश भूमि अब खाली थी, इसलिए झाओ ने उस एकड़ में कुछ मकई के बीज बोने की कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि मक्के के बीज बोते ही सूख गए। अब चूंकि जादुई आड़ू का बीज बोया गया था, वह एकड़ जमीन कीमती हो गई। किसी ने भी उस पर चलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि जमीन पर कदम रखने से जादुई आड़ू के विकास पर असर पड़ेगा। इसलिए जब भी वे उस एकड़ जमीन के पास पहुंचते, वे उसके चारों ओर एक चक्कर लगा लेते। जादुई आड़ू के बीज बोने के 2 घंटे बाद मूली परिपक्व हो गई है। किसी कारण से मूली के बीज जो उसने मूली से प्राप्त किए थे, उन्हें परिपक्व होने में 20 घंटे लग गए। लेकिन जब झाओ ने मूली की कटाई की, तो उसे बहुत खुशी महसूस हुई। कुल मिलाकर वह 1,60,000 कैटी मूली प्राप्त करने में सक्षम था। इसका मतलब है कि वह प्रति एकड़ 80,000 बिल्ली मूली की फसल लेने में सक्षम था। अब जब उसने मूली की कटाई कर ली थी, तो वह देखना चाहता था कि वह कितने मूली के बीज प्राप्त करने में सक्षम है। जब झाओ को पता चला कि वह उन 2 एकड़ जमीन से 2,000 बिल्ली मूली के बीज प्राप्त करने में सक्षम था, तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि अब उन्हें मूली के बीज खत्म होने की चिंता कभी नहीं होगी। 2 घंटे बाद कद्दू परिपक्व हो गए। एक बार जब उसने कद्दू को खलिहान में रख दिया, तो उसने वहां कुछ मूलियां लगा दी जहां पहले कद्दू हुआ करते थे। और आखिरकार उन्होंने खीरे की कटाई की, जिसे परिपक्व होने में 28 घंटे लगे। इस बीच वह पहले ही तेल के फल तोड़ चुका था। अपनी सूची की जांच करते हुए झाओ ने देखा कि उसके पास 150 सोने के सिक्के, 2 एकड़ के खीरे, 2 एकड़ के मटर, 2 एकड़ के कद्दू, 2 एकड़ के ब्रोकोली, 2 एकड़ के गोभी, 2 एकड़ के बैंगन थे, 2 एकड़ का गेहूं और सभी मूलियां जिन्हें उगाने में 8 एकड़ का समय लगा। इसके अलावा उसके पास कुछ तेल वाले फल थे जिनकी उसने 15 बार कटाई की थी, और मक्का भी था जिसकी उसने 28 बार कटाई की थी। झाओ मक्के का उपयोग पशु आहार के रूप में नहीं करने वाला था, कम से कम सीधे तौर पर नहीं। एक बार जब वे मिलस्टोन का उपयोग कर लेंगे, तो वे जल्द ही मकई का प्रसंस्करण शुरू करने में सक्षम होंगे। और एक बार मकई संसाधित हो जाने के बाद वे कुछ मकई की भूसी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उस चोकर का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाएगा। साथ ही मूली के पत्तों और तेल वाले फलों को दबाने के बाद बचे हुए फल का उपयोग किया जाएगा। यह आत्मिक जानवरों को खिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हालांकि अंतरिक्ष में अभी तक कोई आत्मिक जानवर नहीं थे, जल्द ही उसके पास कुछ आत्मिक जानवर होंगे।
300 नीली आंखों वाले खरगोश कोई छोटी संख्या नहीं थी। खेल खेलने से उसे याद आया कि एक साधारण खरगोश हर 2 घंटे में लगभग 1 पाउंड का चारा खा जाता है। आर्क महाद्वीप के नीली आंखों वाले खरगोश संभवतः एक समान प्राणी थे, लेकिन झाओ को नहीं पता था कि ये खरगोश कितना खाएंगे, और वह केवल ये पता लगाने के लिए ग्रीन के वापस आने तक इंतजार कर सकता था। कम से कम उसके पास मूली के ढेर सारे पत्ते थे। ये कुछ समय तक चलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। और एक बार जब दासों ने आयरन माउंटेन पर अल्फाल्फा के बीज बोने का काम पूरा कर लिया, तो वे मकई का प्रसंस्करण शुरू कर सकते थे, जिससे उन्हें अधिक पशु चारा मिलेगा। इसके अलावा लौरा उन्हें मूली बेचने में मदद करने के बाद वे एक तेल प्रेस खरीदने में सक्षम होंगे। एक बार जब तेल वाले फलों से तेल निकाल लिया जाता है, तो बचे हुए फल का उपयोग पशु आहार के रूप में भी किया जा सकता है। वैसे भी झाओ बहुत सारे आत्मिक जानवरों को पालने के लिए तैयार नहीं था। वह कुछ रिक्तियां छोड़ना चाहता था ताकि कुछ आत्मिक जानवर हों जिन्हें वह हथियाना चाहता हो। कटाई पूरी करने के बाद झाओ को ऊब महसूस हुई, इसलिए वह स्क्रीन पर चीजों की जांच करने गया। उसने सबसे पहले महल के चारों ओर देखा। कहने की जरूरत नहीं है, पुरुष दास महल की दीवारों की मरम्मत में व्यस्त थे, जबकि महिला दास अल्फाल्फा के बीज बोने की व्यवस्था कर रही थी। झाओ इससे बहुत संतुष्ट थे। महल की दीवारों पर कोई जादुई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए इसकी रक्षात्मक क्षमताएं बहुत सीमित थीं। लेकिन इसकी मरम्मत न करने से बेहतर था कि इसकी मरम्मत की जाए। जहां तक अल्फाल्फा के बीजों की बात है, अल्फाल्फा उगाना आसान नहीं था, लेकिन जटिल भी नहीं था। बस जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदें और बीज बोएं, फिर थोड़ा सा पानी डालें। ये भी सुनिश्चित करें कि पहाड़ खरपतवार से मुक्त हो, अन्यथा वे अल्फाल्फा से प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो खरपतवार साफ कर दिए गए हैं उन्हें बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। डेजी कुछ चटाइयां बनाने के लिए खरपतवार तैयार करेगी। इसके अलावा उसने काउकुआ नाव बनाने पर अपना शोध बंद नहीं किया है, हालांकि इस बार वह लकड़ी का उपयोग कर रही थी। हालांकि उन्हें कदम दर कदम काम करना था। अभी उनका मुख्य काम अल्फाल्फा के बीज बोना था। बीज बहुत छोटे थे, लेकिन क्योंकि ग्रीन आयरन माउंटेन पर भूमि को बेहतर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनमें से बहुत सारे बीज खरीदे। उनका समय अल्फाल्फा के बीज बोने, पुआल की चटाई बुनने और काउचुआ नाव बनाने के तरीके पर शोध करने में बीता। महल को देखते हुए झाओ को कुछ भी गलत नहीं दिखा, इसलिए उसने ड्रंक के साथ जुड़ने का फैसला किया। अब तक नशे में धुतमास के दलदल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन केवल बाहरी परिधि में। उसका और अन्य काले जादूगरों का अभी तक किसी शक्तिशाली आत्मिक जानवर से सामना नहीं हुआ है। केवल उस स्थान के माध्यम से ही वह नशे में धुत के साथ संवाद करने में सक्षम था। टेलीपोर्ट बिंदु से सीमा दलदल तक नहीं पहुंची, इसलिए झाओ यह नहीं देख सका कि वहां क्या हो रहा था। अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर ही उसे स्थिति समझ में आई। लगता है नशे में उसकी बातें सुन ली। वे अंदर जाने की जल्दी में नहीं थे और केवल सड़े गले दलदल के किनारे की खोज कर रहे थे। कुछ भी गलत न पाकर झाओ ने राहत महसूस की। फिर उसने स्टोनी माउंटेन को देखने के लिए स्क्रीन स्विच किया, जहां स्केल्स और ब्रिक थे। सब कुछ शांत लग रहा था। मरे हुओं द्वारा पत्थर इकट्ठा करने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। ऊपर झाओ ने रिमोट की टच स्क्रीन पर अपनी उंगली घुमाई, जब तक कि उसने बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसा नहीं देखा जिसने उसका ध्यान खींचा। झाओ ने जागीर के आंगन में खाई के बारे में कुछ देखा। ये गर्म झरने का पानी नहीं था जिसने उसका ध्यान खींचा, बल्कि छोटी आग वाली मछली ने। उसने पहले इन मछलियों पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह हाल ही में व्यस्त था और मछलियों की संख्या इतनी कम थी कि उसकी देखभाल नहीं की जा सकती थी। हालांकि जब उसने अनजाने में छवि को स्क्रीन पर घुमाया, तो उसने देखा कि आग की मछलियों में से एक गर्म पानी से बाहर कूद रही है, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। इससे उसे याद आ गया कि ग्रीन ने उसे मछली के बारे में क्या बताया था। वे न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि बहुत महंगे भी थे। उस समय झाओ 10वें स्तर पर नहीं था और इसलिए उसने अभी तक अपना स्थानिक खेत स्थापित नहीं किया था। इसीलिए उसने इन मछलियों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसका खेत खुल गया है, वह अब जानवरों को पाल सकता है। हालांकि उसके खेत में मछली का तालाब नहीं था, फिर भी उसके पास एक गर्म पानी का झरना था जो इन छोटी अग्नि मछलियों को सहारा दे सकता था। हालांकि वह अभी तक नहीं जानता था कि क्या इन अग्नि मछलियों को उसके स्थानिक गर्म झरने में पाला जा सकता है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। यदि यह काम करता तो उनके पास आय का एक और स्रोत होता, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो उनका एकमात्र नुकसान कुछ छोटी मछलियों को खोना होता। इस विचार के साथ झाओ जागीर के प्रांगण में उपस्थित हुआ। वह तेजी से चलकर खाई की ओर गया और किनारे पर खड़ा हो गया। अग्नि मछलियां इत्मीनान से इधर उधर तैर रही थीं। झाओ मुस्कुराया, फिर वह खाई में पहुंच गया। अचानक एक स्थानिक छिद्र खुल गया। गर्म झरने का पानी कुछ मछलियों के साथ अंतरिक्ष में गिर गया। जैसे ही अग्नि मछली ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, आवाज आई और कहा, जलीय जीवों की खोज। जल की गुणवत्ता संबंधी विशेष आवश्यकताओं की आवश्यकता है। इसमें खाने योग्य नाजुक मांस शामिल है। नुकसान इसका छोटा आकार है। मछली में सुधार, मछली के डेटा का विश्लेषण। अब आप इन मछलियों को दुकान से खरीद सकते हैं। परिपक्वता तक पहुंचने के लिए 15 घंटे चाहिए। प्रत्येक मछली केवल 8 बार प्रजनन कर सकती है। प्रत्येक प्रजनन चक्र से हर 8 घंटे में 30 बच्चे मछलियां पैदा होंगी। मछली को हर 4 घंटे में भोजन की आवश्यकता होती है। खेत में गर्म पानी का झरना उनका विशेष निवास स्थान बन जाएगा। अब आप अपने खेत उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। उस पल में झाओ को खुशी से उछलने का मन हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह उछलता, आवाज फिर से आई। रंच टूल से कनेक्शन सफल। नेट टूल लक्ष्य जीवों को पकड़ सकता है। अंतरिक्ष के बाहर नेट के पूरी तरह से प्रभावी होने से पहले रंच को स्तर 10 तक पहुंचने की आवश्यकता है। यदि वर्तमान में नेट का उपयोग अंतरिक्ष के बाहर किया जाता है, तो इसे पकड़ने की केवल 10% संभावना होगी। फ्लाई स्वेटर टूल में एक हिट से मारने की क्षमता होती है। अंतरिक्ष के बाहर फ्लाई स्वेटर के पूरी तरह से प्रभावी होने से पहले रंच को स्तर 10 तक पहुंचने की आवश्यकता है। यदि फ्लाई स्वेटर का उपयोग वर्तमान में अंतरिक्ष के बाहर किया जाता है, तो इसमें एक हिट मारने की केवल 10% संभावना होगी। हमले की सीमा निगरानी सीमा से अधिक नहीं हो सकती। कमांड फंक्शन सेट है। ये सुविधा अंतरिक्ष के अंदर के सभी प्राणियों को मेजबान की आज्ञा का पालन करने की अनुमति देती है। फीड रूपांतरण फंक्शन सेट है। मेजबान अब निर्दिष्ट कर सकता है कि कौन सी फसलें चारे में बदल जाएंगी। आवाज समाप्त होने के बाद झाओ वापस अंतरिक्ष में चला गया। हालांकि उन्होंने गर्म झरनों में किसी भी मछली को तैरते हुए नहीं देखा। उसने खलिहान खोलने का फैसला किया और निश्चित रूप से वहां एक अग्नि मछली की एक नई छवि थी। इसमें कहा गया कि उसके पास केवल 5 छोटी अग्नि मछलियां थीं। झाओ ने तुरंत अग्नि मछली को गर्म झरनों में डाल दिया। हालांकि पानी का तापमान अधिक था, फिर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में मछली प्रसन्नतापूर्वक इधर उधर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। खलिहान में वापस जाकर झाओ ने यह देखने के लिए नजर डाली कि वह क्या चारे में बदल सकता है।
वहां कुछ मूली के पत्ते थे। क्योंकि वह बहुत सारी मूली काट रहा था, अंत में उसके पास बहुत सारी मूली की पत्तियां बची। वे अब तक बेकार थे। झाओ ने मूली के पत्तों को सीधे पशु आहार में बदल दिया और उन्हें गर्म झरनों तक पहुंचाया। वह वास्तव में देखना चाहता था कि फीड कैसी दिखेगी। मूली के पत्ते कुछ लाल रंग में बदल गए। जब झाओ धीरे धीरे गर्म झरनों की ओर चला तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पानी में कुछ सुंदर उग्र लाल पौधे लहरा रहे थे। अग्नि मछलियां लगातार इधर उधर घूमती रहती थीं, लेकिन कभी कभी वे इनमें से एक पौधे को खा जाती थीं। ये देखकर झाओ समझ गया कि ये पौधे ही चारा हैं। जब मेरिन और मेघविला से बाहर आए तो झाओ ने काम पूरा ही किया था। वे उसके पास गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, उन्होंने देखा कि गर्म झरनों में कुछ अलग था। पहले यहाँ कोई जीवन नहीं था, लेकिन अब मछलियां और पौधे हैं। इस तरह के बदलाव से दोनों हैरान दिखे। मेरिन उत्सुक थी, इसलिए उसने पूछा, मास्टर क्या हो रहा है? झाओ ने हल्की सी हंसी उड़ाई। कुछ नहीं, मैंने बस जागीर से कुछ छोटी अग्नि मछलियां खरीदी, और ये लाल पौधे इन मछलियों का भोजन है। जब उसने सुना कि झाओ ने क्या कहा, तो मेरिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। वह घूमी और फिर से गर्म झरनों की ओर देखने लगी, लेकिन इस बार वह बहुत खुश थी। ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ फायर फिश पाल सकते हैं। यह आय का एक और स्रोत बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये सबसे अच्छा हिस्सा नहीं है। मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये छोटी अग्नि मछलियां 15 घंटों में बड़ी मछली बन जाएंगी। फिर वे प्रजनन करेंगी और हर 8 घंटे में एक बार 30 बच्चे मछलियां बनाएंगी। वे ऐसा कर सकते हैं 8 गुना। इस पर मेरिन आश्चर्यचकित रह गई। महाद्वीप में हर कोई जानता था कि अग्नि मछली को पालना बहुत कठिन था। यदि गर्म पानी का झरना होता तो भी इन मछलियों को बड़ी मात्रा में पालना आसान नहीं होता। ठीक इसी कारण से अग्नि मछलियां बहुत दुर्लभ थीं। उनका भरण पोषण करना केवल इसलिए कठिन नहीं था क्योंकि वे केवल गर्म झरनों में उगते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे अपने भोजन के मामले में बहुत नखरेबाज थे। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो वे नहीं खाते थे या उन्हें बीमार कर देते थे। यही कारण है कि वहां उतनी अधिक अग्नि मछलियां नहीं पाली जा रही थीं। इन मछलियों के जागीर में जीवित रहने में सक्षम होने का एक कारण ये था कि आसपास बहुत कम लोग थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण पेड़ थे। हालांकि अग्नि मछलियां बहुत नखरेबाज थीं, लेकिन इस पेड़ की जड़ें उन चीजों में से एक थी जिन्हें वे खाती थीं। चूंकि पेड़ बड़े थे, उनकी बालों वाली जड़ें इतनी लंबी थीं कि खाई में जाकर मछलियों का भोजन बन जाती थीं। हालांकि सर्दियों के दौरान बहुत सारी मछलियां अभी भी मर जाती हैं, या तो ठंड के कारण या पेड़ों द्वारा पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण। केवल कुछ मछलियां ही जीवित रहने में सफल रहीं। अग्नि मछली पालने में कठिनाई के कारण बहुत से व्यापारी इस मछली को बेचने में सक्षम नहीं थे, भले ही इसकी कीमत बहुत अधिक थी। एक अग्नि मछली की न्यूनतम कीमत 2 सोने के सिक्के थी। बहुत से लोग इस कीमत को वहन नहीं कर सकते, और भले ही आप उन्हें वहन कर सकें, कोई भी अग्नि मछली सीधे रॉयल्टी या कुलीन वर्ग के पास जाएगी। यदि तेल, फल और बांस चावल आम लोगों के पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक थे, तो अग्नि मछली अभिजात वर्ग के पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक थी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी आग वाली मछली है, आपको इसे खरीदने वाले किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। झाओ को ये बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मेरिन को पता था। मूली या तेल वाले फलों का तेल बेचने की तुलना में अग्नि मछली उन्हें तेजी से पैसा दिलाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ये समझ गई थी कि मेरिन इतनी खुश थी कि अग्नि मछली को अंतरिक्ष के अंदर पाला जा सकता था। उसने महाद्वीप पर केवल कुछ ही स्थानों के बारे में सुना था जहां अग्नि मछलियां पाली जा सकती थीं, और वे भाग्य कमाने में सक्षम थीं। जागीर के पिछले मालिक ने शायद इन छोटी अग्नि मछलियों से अपना भाग्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं जुटा सका तो उसने हार मान ली। गर्म झरनों में इन अग्नि मछलियों को देखकर मेरिन को खुशी महसूस हुई। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। जब तक हम इन अग्नि मछलियों को पालेंगे, हमें पैसे की चिंता नहीं होगी। झाओ मुस्कुराया। दादी मेरिन, मैं इतनी अधिक आग वाली मछलियां पालने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर हम बाजार में इतनी सारी मछलियां बेचेंगे तो क्या इससे वे बेकार नहीं हो जाएंगी? झाओ के शब्द ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे, जिससे मेरिन का उत्साह तुरंत ठंडा हो गया। हालांकि यह एक अलग कारण से था। झाओ बाजार में आग वाली मछली की बाढ़ नहीं लाना चाहता था क्योंकि इससे कीमत प्रभावित होगी, लेकिन मेरिन सोच रहा था कि इसका बुरा कबीले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लोगों को पता चला कि उनका कबीला बड़ी मात्रा में अग्नि मछली पाल सकता है, तो उन्हें डर था कि इस विधि से बुरा कबीले का शिकार करने का प्रलोभन बहुत बड़ा होगा। मेरिन ने भौहें चढ़ाईं। मास्टर, आप जो कहते हैं वह सच है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें लोगों को अग्नि मछली और बुरा कबीले के बीच के संबंध के बारे में नहीं बताना चाहिए, अन्यथा हम समाप्त हो जाएंगे। वे पुराने रईस इन मछलियों का उपयोग अपने लिए करना चाहेंगे, पैसा कमाने का औजार। हमें सावधान रहना चाहिए। झाओ ने सिर हिलाया। चिंता मत करो दादी मेरिन, मैं सावधान रहूंगी। हर कोई मुझे केवल मेरी ब्लैक मैच पहचान से जानता है, इसलिए किसी को भी बुरा कबीले पर संदेह नहीं होगा। और मेरे पास नशे में धुत होकर कैरियन दलदल में स्पिरिट जानवरों को पकड़ने का काम है, इसलिए बहुत जल्द ब्लैक अपशिष्ट अधिक सुरक्षित होगा। मेरिन ने सिर हिलाया, फिर आह भरी। महाद्वीप में आप पैसे के बिना कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पुराने कुलीन लोग भी हमेशा अधिक पैसा कमाने के तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। शायद यह अच्छी बात है कि हमारे बुरा कबीले को ब्लैक वेस्ट में निर्वासित कर दिया गया। कम से कम हम वहां छिप सकते थे। जब तक हम लोगों को यह नहीं बताते कि हम अग्नि मछली पाल सकते हैं, हमें सुरक्षित रहना चाहिए। झाओ ने कहा, हाँ, ये सबसे अच्छा है कि हम हर किसी को अपना अस्तित्व भुला दें। आराम करने के लिए विला लौटने से पहले उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की। ये जांचने के बाद कि दोनों स्थानों पर चिंता की कोई बात नहीं है, झाओ ने उसी स्थान पर रहने का फैसला किया। झाओ को वास्तव में अंतरिक्ष के अंदर रहना पसंद आया। 1, क्योंकि विला का डिजाइन काफी हद तक पृथ्वी जैसा था, वहां रहना बहुत आरामदायक लगा। और 2, अंतरिक्ष पूरी तरह से उनके नियंत्रण में था, इसलिए उन्हें कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई। अंतरिक्ष कभी भी प्रकाश से अंधकार की ओर नहीं गया। आसमान हमेशा एक ही रंग का था। यदि झाओ जानना चाहता था कि क्या बाहर अंधेरा है, तो उसे स्क्रीन की निगरानी प्रणाली का उपयोग करना होगा। शाम को झाओ ने ब्लॉकहेड और रॉकहेड को विला में आराम करने के लिए बुलाया। जहां तक दासों की बात है, उन्हें महल में छोड़ दिया गया, जहां पर्याप्त भोजन, पेय और जलाऊ लकड़ी थी। दरअसल गुलाम महल में सोना पसंद करते थे। हालांकि जगह बहुत आरामदायक थी, लेकिन उन्हें झाओ के बगल में सोने का विचार पसंद नहीं आया। उन्हें कभी नहीं पता था कि जब वे सो रहे होंगे तो झाओ जाग रहा होगा या नहीं, जिससे उनके दिलों पर बहुत दबाव महसूस हो रहा था। इस समय महल अधिक आरामदायक था। पिछले कुछ समय से जब वह अंतरिक्ष के अंदर रह रहा था, झाओ जादुई आड़ू के पेड़ पर ध्यान दे रहा था। सौभाग्य से पेड़ की वृद्धि बहुत संतोषजनक थी। यह आड़ू का पेड़ झाओ के पिछले जीवन के पेड़ों से अलग था।
ये बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन पूरा पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे इसे एक सुंदर क्रिस्टल से बनाया गया हो। मेरिन और मेघ जादुई आड़ू के पेड़ पर भी ध्यान दे रहे थे। उनके लिए ये वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण था। शाम को झाओ ने कुछ मूली की कटाई की। अब तक उसके पास लगभग 14 एकड़ मूलियां थीं। एक बार लौरा वापस आ जाए तो उसके पास बेचने के लिए काफी कुछ होना चाहिए। अब तक पैसा कमाने का एकमात्र तरीका मूली, अग्नि मछली और तेल वाले फल थे। और साथ ही यदि वे कभी इसे बेचने का निर्णय लेते हैं तो ये जादू की तरह है। झाओ ने कुछ गणनाएं की। चूंकि तेल फलों से प्राप्त तेल सस्ता था और इसकी मांग अधिक थी, इसलिए तेल की बिक्री स्थिर रहेगी। अग्नि मछलियां सबसे मूल्यवान थीं, लेकिन झाओ उन्हें केवल थोड़ी मात्रा में बेचने को तैयार था, अन्यथा यह उन पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता। जहां तक मूलियों की बात है, वे उन्हें आम जनता को बेच सकते थे। हालांकि वे जादुई सब्जियां थीं, यहां तक कि आम लोग भी उन्हें एक दो बार खरीद सकते थे। लेकिन अधिकांश मूलियां रईसों और व्यापारियों को बेची जाती थीं। ऐसा नहीं था कि आम लोग हर रोज जादुई मूली खा सकें। हालांकि जबकि वह फायरफिश की तुलना में अधिक जादुई मूली बेच सकता था, फिर भी वह बहुत अधिक नहीं बेच सका, अन्यथा इसका मूली बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ता और उसे स्वयं मुनाफे में नुकसान उठाना पड़ता। झाओ जादुई आड़ू के पेड़ के पास बैठा था जब उसकी आत्मा में हलचल मच गई। अचानक ब्रिक की आवाज कहीं से प्रकट हुई। मास्टर, स्टोनी माउंटेन में परेशानी है। झाओ ठिठक गया, फिर उसने उन्हें देखने के लिए स्क्रीन लगा दी। काले जादूगरों ने उसे तब तक सूचित नहीं किया होगा जब तक कि जो लोग उन्हें देख रहे थे उन्होंने अपना कदम नहीं उठाया। ऐसा लगता है जैसे उनके दुश्मनों का धैर्य अब खत्म हो गया है। क्या आपकी रिपोर्ट सटीक है? झाओ ने तुरंत पूछा। सटीक, ब्रिक ने कहा। वे स्टोनी माउंटेन की ओर बढ़ रहे हैं और कल रात तक यहाँ पहुंच जाएंगे। झाओ ने सिर हिलाया। वे कितने मजबूत हैं? 3 जादूगर, 3 उन्नत स्तर के योद्धा, 300 मध्य स्तर के योद्धा और 100 हत्यारे। 3 जादूगरों में एक हल्का जादूगर है। हल्का जादूगर, झाओ बड़बड़ाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग कोई हल्का जादूगर लेकर आएंगे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी ताकत बनाने के लिए बहुत कष्ट उठाया है। महाद्वीप पर एक कहावत थी, एक हल्का जादूगर काले जादूगर का सबसे बड़ा शत्रु था। यदि लोगों के समूह में कोई काला जादूगर होता तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाता। लेकिन अगर कोई हल्का जादूगर लोगों के समूह में हो तो वह लोकप्रिय होगा। हल्के जादूगर आमतौर पर साफ सफेद वस्त्र पहनते थे जबकि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसके गर्म हाथ चकाचौंध करने वाले प्रकाश मंत्र देंगे जो लोगों के घावों को ठीक कर सकते हैं और उनके दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। वे सिद्ध जादूगर के रूप में जाने जाते थे। झाओ को नहीं पता था कि क्या ये सच है कि हल्का जादू काले जादू को रोक सकता है। यदि एक हल्का जादूगर काले जादूगर के समान स्तर पर होता तो काला जादूगर निश्चित रूप से पीड़ित होता, लेकिन ऐसा तभी होना चाहिए जब वे एक ही स्तर पर हों। 5 तत्वों में से 2 जल और अग्नि थे। प्रकृति में पानी आग पर काबू पा सकता है, लेकिन एक गिलास पानी कार में लगी आग को नहीं बुझा सकता। ऐसा हो सकता है, लेकिन महाद्वीप पर यह माना गया है कि काले जादू से निपटने का सबसे अच्छा तरीका हल्के मंत्र हैं। भले ही प्रकाश जादूगर उच्च स्तर पर न हो, वह निश्चित रूप से काले जादूगर के लिए बड़ी परेशानी लाएगा। चूंकि झाओ की पहचान एक काले जादूगर की थी, इसलिए उससे निपटने के लिए एक हल्के जादूगर को लाना सही निर्णय था। इस बिंदु से ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष वास्तव में झाओ को नीचे ले जाना चाहता था। वे 3 जादूगर, 3 उन्नत स्तर के योद्धा, 300 मध्य स्तर के योद्धा और 100 हत्यारे लाए थे। लोगों की इस टीम की लड़ने की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर मरे हुए भाड़े के समूह का उनसे सामना होता तो वे उनसे बचने के लिए एक चक्कर लगा लेते। लेकिन झाओ डरे नहीं। उसके लिए केवल प्रकाश जादूगर ही परेशानी था, लेकिन उसे तैयार रहना था। वह इतना मूर्ख नहीं था कि बस इंतजार करता रहे। आखिरकार अपराध ही सबसे अच्छा बचाव था। ये भी एक मौका था। झाओ को उन्हें दिखाना था कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं। यदि शत्रु उनका सम्मान नहीं करेगा तो वे जो कर सकते हैं उसका कोई अंत नहीं होगा। झाओ ने ब्रिक को उनकी सेनाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए कहा, लेकिन मरे हुए काले जादूगर ने कहा, मास्टर, यह आसान नहीं होगा। दूसरे पक्ष में बड़ी संख्या में हत्यारे हैं और चूंकि मैं ऐसा नहीं लगता कि मैं जीवित हूं, मुझे डर है कि मैं उनके शिविर में घुसपैठ नहीं कर पाऊंगा। झाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, कल मुझे वह स्थान अवश्य बताना जहां वे बसेंगे। ईंट ने आज्ञा का पालन किया और अचानक ध्वनि का अभाव हो गया। झाओ तुरंत विला में गया और चिल्लाया, दादी मीरिन, दादी मीरिन। मीरिन आराम कर रही थी, लेकिन जब झाओ ने फोन किया तो वह तेजी से उसकी ओर दौड़ी। मास्टर, यह क्या है? आवाज सुनकर मेघ भी अपने कमरे से बाहर आ गई। झाओ के चिल्लाने से उसका ध्यान भंग हो गया। मेघ उस गति को तेज करने की कोशिश कर रही थी जिससे उसकी ताकत बढ़ती थी, इसलिए उसके पास झाओ की रक्षा करने के लिए अधिक शक्ति होती। जब झाओ ने मेरिन को देखा तो उसने उनका अभिवादन किया और कहा, दादी मेरिन, मुझे अभी एक काले जादूगर से एक संदेश मिला है। स्टोनी माउंटेन की ओर एक सेना आ रही है। 3 जादूगर, जिनमें से एक हल्का जादूगर है, 3 उन्नत स्तर के हैं योद्धा, 300 मध्य स्तर के योद्धा और 100 हत्यारे कल रात संपत्ति पर हमला करने जा रहे हैं। मेरिन के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव थे। उसकी आंखें चमक उठी। क्या आप पता लगा सकते हैं कि वे कौन हैं? बेशक, मेरिन अक्सर युद्ध के मैदान में एडम के पिता का पीछा करता था। भले ही उसका स्वभाव अच्छा हो, फिर भी अगर कोई उनके साथ खिलवाड़ करना चाहे तो वह इसके लिए तैयार नहीं थी। 8वें स्तर के जादूगर को अपमानित करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। झाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि हत्यारे हैं। ईंट बहुत करीब नहीं जा सकती। चूंकि वह एक मरा हुआ है, इसलिए उनके समूह के साथ घुलना मिलना असंभव होगा। लेकिन हालांकि यह पता लगाना मुश्किल है कि ये ताकतें कौन हैं, मैंने उसे भुगतान करने के लिए कहा उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें। मैं जानना चाहता हूं कि वे कहां बसेंगे ताकि हम कल उन पर हमला कर सकें। मेरिन एक पल के लिए रुकी और झाओ ने जो कहा उस पर विचार किया, फिर उसने सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन अब हमारी ताकत बहुत कमजोर हो गई है। मुझे लगता है कि आपको ड्रंक और अन्य काले जादूगरों को उनकी नौकरी से वापस बुला लेना चाहिए। हमें कल तक हर संभव मदद की आवश्यकता होगी। झाओ सहमत हो गया, फिर उसने कुछ सोचा और उसका चेहरा बदल गया। दादी मेरिन, दादाजी ग्रीन के बारे में क्या? क्या उन्होंने उनसे निपटने के लिए लोगों को नहीं भेजा होगा? उन्हें नहीं पता कि इस समय क्या हो रहा है। मेरिन मुस्कुराए। मास्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कारण है कि बूढ़ा आदमी इतने लंबे समय तक जीवित रहा। निश्चिंत रहें, वह वापस आएगा। एक बार जब उन्हें बेहतर महसूस हुआ तो झाओ ने कहा, ठीक है, मैं काले जादूगरों को वापस बुलाऊंगा और दासों को अंतरिक्ष में लाऊंगा। मेरिन ने कहा, उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहें। हमें तैयारी करने की जरूरत है। झाओ ने सिर हिलाया। मैं सभी को इकट्ठा करूंगा। दादी मेरिन, आप ध्यान करें।
मेरिन अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ी, जहां उसने खुद को ठीक से तैयार किया ताकि वह युद्ध के लिए अपनी सबसे अच्छी स्थिति में रहे। झाओ ने ड्रंक को एक संदेश भेजा। जहां तक दासों की बात है, वह उन्हें तुरंत अंतरिक्ष में नहीं लाया और अगले दिन तक इंतजार करना चुना क्योंकि वह उनके रात्रि विश्राम में खलल नहीं डालना चाहता था। महल में रहना फिलहाल काफी सुरक्षित था। अगली सुबह हुई। झाओ को दासों को संगठित करने और उन्हें अंतरिक्ष में लाने के लिए ब्लॉकहेड और रॉकहेड मिला। दोपहर के समय झाओ को कुछ खबर मिली। ब्रिक ने उसे बताया था कि दुश्मन ने स्टोनी माउंटेन के दक्षिण में एक घाटी में शिविर स्थापित किया है। ये संदेश प्राप्त होने पर झाओ ने ब्रिक को चुपचाप जागीर में वापस जाने के लिए कहा। आखिरकार दुश्मन के पास स्टोनी माउंटेन पर नजर रखने वाले लोग हो सकते हैं। हथियारे कमजोर नहीं थे, हालांकि उन्होंने जो सीखा वह एक औसत योद्धा को सिखाए जाने से बिल्कुल अलग था। मार्शल आर्ट के साथ साथ जो उनके शरीर को हल्का बनाता था और एक ही तकनीक से मार गिराता था, वे अपनी उपस्थिति छिपाने में भी अच्छे थे। अपनी उपस्थिति छिपाने में माहिर होने का मतलब अंधेरे के गुणों का अध्ययन करना था। जब से ब्रिक मरा नहीं, उसका पूरा शरीर अंधकार में हो गया था। कहा जा सकता है कि वह एक प्रशिक्षित हत्यारे की तरह ही खुद को छुपा सकता था। उसे सांस लेने की भी जरूरत नहीं थी। एक बार जब ब्रिक जागीर की सीमा के भीतर था तो एक छेद दिखाई दिया, जिससे ब्रिक को अंतरिक्ष में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। जब उसने झाओ को देखा तो उसने सलाम किया। झाओ ने पीछे हाथ हिलाया और कहा, लोगों से बचते हुए आपको क्या लगता है कि घाटी में वापस आने में कितना समय लगेगा? अंधेरे से पहले ब्रिक ने तुरंत कहा। झाओ ने सिर हिलाया, फिर अपना भूतिया स्टाफ ब्रिक को सौंप दिया। इस लाठी को ले जाओ और घाटी की ओर बढ़ो, उसके बाद कुछ मत करो। ईंट ने बात मानी। उसने भूतिया छड़ी को पकड़ लिया, जो आधा मीटर लंबी हो गई, फिर वह स्थान छोड़ दिया। एक बार जब वह बाहर था तो उसने तुरंत घाटी की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भूत कर्मचारी स्तर ऊपर के लाभों में से एक था। यह झाओ के लिए बाध्य था और दूसरों के लिए इसका उपयोग करना असंभव था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ब्रिक दौड़ते समय इसे पकड़ नहीं सकता था। मेरिन झाओ के पास खड़ी थी और हालांकि उसे समझ नहीं आया कि झाओ ने ब्रिक को स्टाफ क्यों दिया, उसने नहीं पूछा। उसका मानना था कि झाओ जानता था कि वह क्या कर रहा है। झाओ विला में गया और लिविंग रूम में स्क्रीन चालू कर दी। अब वे बाहर तो देख पा रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर छवि लगातार बदलती रहती थी। मेरिन को अंतरिक्ष के नियमों के बारे में जो पता था, उसके अनुसार स्क्रीन केवल केंद्र बिंदु से 500 मीटर की सीमा के भीतर ही एक छवि दिखा सकती थी। इस वजह से स्क्रीन पर छवि आमतौर पर उतनी घूमती नहीं है। लेकिन अब छवि ऐसी लग रही थी जैसे वह जल्दी में थी, जिससे साबित होता है कि अंतरिक्ष का केंद्र बिंदु गतिशील था। ईंट तेजी से चल रही थी, जिसे वे स्क्रीन पर साफ देख सकते थे। लेकिन वह सीधी रेखा में नहीं दौड़ रहा था, बल्कि एक अजीब पैटर्न में घूम रहा था। उसने जो रास्ता चुना वह आमतौर पर उन जगहों पर रुकता था जहां देखना मुश्किल होता था, जैसे छाया वाले छिपे हुए क्षेत्र जो उसके शरीर को ढक सकते थे। हालांकि इसके बावजूद उनकी गति निश्चित रूप से धीमी नहीं थी। जैसे ही ब्रिक पहाड़ों के चारों ओर घूमा, स्क्रीन पर छवि बहुत हिल गई, जिससे झाओ को उसे देखकर चक्कर आ गया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खोली, लेकिन वह स्क्रीन की ओर नहीं देख रहा था। अचानक वह उठा और कमरे से बाहर चला गया। मेरिन ने उसका पीछा किया। यह क्या है, मास्टर? ये कुछ भी नहीं है। नशे में धुत और अन्य काले जादूगर अभी अभी वापस आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी तेजी से लौटेंगे। जब झाओ ने उन्हें महल में लौटने के लिए कहा तो काले जादूगर सड़े हुए दलदल की बाहरी परिधि की खोज कर रहे थे। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वे इसे समय पर वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन्हें अंतरिक्ष में खींच लिया। हालांकि वे किसी भी मरे हुए आत्मिक जानवर को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए थे, इसलिए वे अपनी सेना बढ़ाने में सक्षम नहीं थे। अब झाओ के लिए नशे के दलदल में स्थिति के बारे में पूछने का समय नहीं था। भविष्य में ऐसा कुछ पूछने के बहुत सारे अवसर थे, लेकिन अब उनके पास विचार करने के लिए अन्य मामले थे। 2 घंटे से अधिक समय के बाद ब्रिक घाटी तक पहुंच गया था। घाटी शिविर बनाने के लिए एक अच्छा स्थान था। 2 पहाड़ों के बीच एक समतल क्षेत्र जिसमें एक छोटी सी जलधारा थी। साथ ही समतल भूभाग होने के कारण इस जगह पर लोगों के लिए छिपना और घात लगाकर हमला करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन झाओ के लिए नहीं। कोई भी स्थान घात का स्थान बन सकता है, क्योंकि वह अपनी सेना को तुरंत घाटी के एक हिस्से में प्रकट कर सकता है। झाओ और मेरिन अंतरिक्ष से बाहर निकले और ध्यान से घाटी के इलाके को देखा। वे सामने वाली पार्टी पर ठीक से नजर नहीं डाल सके क्योंकि इससे करीब छिपने की कोई अच्छी जगह नहीं थी। ये स्थान उनका एकमात्र विकल्प था। मेरिन को युद्ध क्षेत्र की एक निश्चित समझ थी। यदि ये सेना कुछ यादृच्छिक लड़ाकों से बनी होती तो झाओ की शक्ति से वे उन्हें हराने में सक्षम होते। लेकिन अगर ये सेना युद्ध के अनुभव से समृद्ध किसी व्यक्ति की कमान के तहत एकजुट होती तो उन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति से निपटना कठिन होगा। घाटी को देखने के बाद वे अंतरिक्ष में लौट आए। वे स्क्रीन देखने के लिए विला के लिविंग रूम में गए। यह एक अच्छा समय था, इसलिए झाओ ने ड्रंक को फोन करके बताया कि कैरियन दलदल में क्या हुआ था। नशे में उसे जो खबर मिली उसने झाओ को थोड़ा निराश किया, भले ही उसे इसकी उम्मीद थी। उनका काम केवल सड़े हुए दलदल के किनारे का पता लगाना था, इसलिए उन्हें वास्तव में उस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और न ही उन्हें कोई शक्तिशाली मरे या आध्यात्मिक जानवर मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कोई पौधा नहीं मिल पाया। जिस क्षेत्र की वे खोज कर रहे थे वह एक विशाल कीचड़ भरे तालाब जैसा था जिसमें चलना मुश्किल था, जिससे उनकी गतिविधियां धीमी हो गई थीं। सड़े गले दलदल की पहली परत एक बेजान दलदल थी। सौभाग्य से झाओ के आदेश के तहत नशे में धुत और काले जादूगरों के साथ आए मरे हुए लोग सड़े हुए दलदल से पैदा हुए थे। मरे हुए लोग अपना पूरा जीवन दलदल में बिताते रहे, इस हद तक कि वे अपनी सहज इच्छा से इधर उधर घूम सकते थे। यही वे पैदा हुए, बड़े हुए, मरे और मरे नहीं। सड़े गले दलदल उनका घर था। यही कारण है कि कैरियन दलदल एक शक्तिशाली स्थान था। जो आत्मिक जानवर वहां मर गए वे मरे हुए प्राणी बन गए जो धीरे धीरे ऊपर उठने में सक्षम थे। महाद्वीप में एकमात्र अन्य स्थान जहां ऐसी क्षमताएं थी वह डीप मैजिक था। लोगों का मानना था कि डीप मैजिक में एक शैतान था जो मरने के बाद जीवित रहने का कोई कारण होने पर आपको वापस जीवन में लाने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सड़े गले दलदल एक ऐसी जगह थी जहां लगातार मरे हुए जीव पैदा होते थे, जिसने इसे इतना मजबूत बना दिया था। चूंकि सड़ा हुआ दलदल वह जगह थी जहां आप मृत जानवरों को मरे हुए जानवरों में बदल सकते थे और तथ्य यह है कि इसने कई विशेषज्ञों को मार डाला है, इसे एक विशेष स्थान के रूप में जाना जाने लगा जो सीमा से परे था। यही कारण है कि झाओ ने ड्रंक को सावधान रहने को कहा। परेशानी पैदा करने से पहले उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए दलदल का पता लगाना था। हालांकि इस बार नशे में धुत और काले जादूगरों को कुछ हासिल नहीं हुआ। अगली बार वे सड़े गले दलदल के अंदर और अधिक गहराई से देखने की तैयारी करेंगे।
नशे में धुत ने झाओ को जो कुछ भी हुआ उसे बताने के बाद उसने काले जादूगरों को दूर कर दिया, फिर चुपचाप स्क्रीन देखते हुए लिविंग रूम में बैठ गया। लेकिन मेरिन ने देखा कि झाओ स्क्रीन पर क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और शायद नशे में कहे गए शब्दों के बारे में सोच रहा था। मास्टर, हालांकि नशे में कुछ हासिल नहीं हुआ, कम से कम उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये काफी अच्छा है कि वे सड़े गले दलदल से बच गए। एक कारण है कि यह महाद्वीप में 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक होने के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं ड्रंक और अन्य काले जादूगरों को दोष नहीं देता। उन्होंने अच्छा काम किया, झाओ ने कहा। मैं बस ये सोच रहा था कि कैरियन दलदल कितना बड़ा खतरा है। अगर हम खेत बनाना चाहते हैं और ब्लैक वेस्ट में जानवरों को पालना चाहते हैं तो मैं पसंद करूंगा अगर हम इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। मेरिन ने भौहें चढ़ा दी। यह असंभव है, इतने वर्षों के बाद भी कोई भी सड़े गले दलदल पर विजय नहीं पा सका है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर सकते। किसी ने भी वास्तव में सड़े हुए दलदल को जीतने की कोशिश नहीं की है क्योंकि वे हमारे जैसे इसके पास नहीं रहते थे, इसलिए हमें कोशिश करनी होगी। मेरिन समझ गया कि झाओ का क्या मतलब है। कोई भी कैरियन दलदल पर विजय पाने में सक्षम नहीं हो सका। इसका कारण ये था कि पहला, ये बहुत खतरनाक था और दूसरा, कोई भी इसके आसपास नहीं रहता था। ऐसा नहीं था कि सड़ा हुआ दलदल कभी भी उनके लिए खतरा बनेगा। इससे उन्हें कोई कष्टदायक अनुभव नहीं झेलना पड़ा। लेकिन बुड्ढा कबीला अलग था। यदि वे सड़े गले दलदल को नहीं संभाल पाते तो बुड्ढा कबीला कभी विकसित नहीं हो पाता। मरे हुए आत्मिक जानवरों की सेनाएं मांस के दलदल से बाहर निकल सकती थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तब तक नष्ट कर सकती थी जब तक कि कुछ भी न बचे। ये बुड्ढा कबीले के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ब्लॉकहेड और रॉकहेड चुपचाप झाओ ने जो कहा उसे सुन रहे थे। एक बिंदु पर ब्लॉकहेड मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, मास्टर, सड़े हुए दलदल एक बड़ा खतरा है, लेकिन जब तक हमारे पास जगह है हम सुरक्षित रहेंगे। सड़े हुए दलदल में जाना बहुत खतरनाक है। अगर हम मर जाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मास्टर मर गया तो हम अपने कबीले के पूर्वजों का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको सावधान रहना होगा। ब्लॉकहेड का स्वर भारी था। जब उसने सुना कि उसने क्या कहा तो मेरिन का चेहरा बदल गया। हाल ही में झाओ की विभिन्न शानदार उपलब्धियों के कारण उसे अब झाओ की सुरक्षा की चिंता नहीं है। लेकिन ब्लॉकहेड के शब्दों ने उसे याद दिलाया कि झाओ बुड्ढा कबीले की आखिरी संतान थी। यदि झाओ को कुछ हो गया तो बुड्ढा कबीला अस्तित्व में नहीं रहेगा। झाओ ने ब्लॉकहेड की ओर देखा और वह एक अजीब सी मुस्कान देने से खुद को नहीं रोक सका। आपको लगता है कि मैं सड़े गले दलदल के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। अंतरिक्ष हमें हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रखेगा। याद रखें कि मैंने शून्यता का पानी पिया था। मैं जादू या मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता और मेरा शरीर कमजोर है औसत व्यक्ति की तुलना में। अगर एक दिन मैं बीमार पड़ जाऊं और मर जाऊं या बूढ़ा हो जाऊं और मर जाऊं तो क्या आपको लगता है कि जगह का अस्तित्व बना रहेगा? एक बार जगह खत्म हो गई तो आपको क्या लगता है कि बुड्ढा कबीले के पास और क्या है सड़े गले दलदल का विरोध करें? झाओ की बातों से सभी का चेहरा सफेद हो गया। झाओ ने अपना हाथ लहराया और जारी रखा, नथिंगनेस का पानी सिर्फ मुझे प्रभावित नहीं करता है। 12 पीढ़ियों तक मेरे वंशज भी जादू या मार्शल आर्ट सीखने में असमर्थ होंगे। एक बार जब मैं चला गया तो मुझे डर है कि यह असंभव होगा। बुड्ढा कबीला किसी भी आत्मिक जानवर के हमले को रोकेगा। हमें सड़े हुए दलदल के साथ अपनी स्थिति को हमेशा के लिए हल करने की आवश्यकता है। मेरिन ने अपना मुंह खोला। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंत में कुछ नहीं बोली। झाओ ने जो कहा वह सच था। झाओ का अद्भुत जादुई स्थान कुछ ऐसा था जिस पर बुड्ढा कबीला निर्भर था। यदि एक दिन ये सचमुच चला गया तो वे समाप्त हो जाएंगे। झाओ की नज़र में वह चाहता था कि बुड्ढा कबीला पीढ़ियों तक कायम रहे, इसलिए उन्हें कैरियन दलदल के खतरे को संबोधित करना था।